नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम पढ़ रहे थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट सिस्टम को, और जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि नर्वस सिस्टम जो है उसको नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं। हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम का में न्यूरॉन का क्या रोल है। न्यूरॉन का हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया था, और इसके अलावा हमने वहां पे पढ़ा था कि जो न्यूरॉन सेल है उसका फंक्शन है क्या, उसका इम्पल्सेज को वो कैसे जनरेट करता है, कैसे ट्रांसमिट करता है, इसको डिटेल के साथ में हमने पढ़ा। हमने वहाँ पे साइनेप्स के बारे में पढ़ा, हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इंट्रा न्यूरल जंक्शन, इन सब बातों के बारे में वहाँ पे बात की थी। और हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे पढ़ी कि जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के जो है काम जो है, जो फंक्शन है, जो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है न्यूरॉन, और उस न्यूरॉन के तरह तरह के टाइप्स जो थे, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, उनको भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी कि जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन करने वाली स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है। हमने बात की थी वहाँ पे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन जो था वो बोनी प्रोटेक्शन। हमने स्कल बोन के बारे में बात की, हमने वर्टिबल कॉलम को वहाँ पे डिटेल से पढ़ा। इसके अलावा हमने वहाँ पे बात की थी नर्वस सिस्टम का जो प्रोटेक्शन है, दूसरा मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन, तो उसको डिटेल के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं। और फ्लूइडी प्रोटेक्शन को हम पढ़ेंगे, और फिर हम नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार चीजें जो है इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, ध्यान से वीडियो को पूरा सुनना है, अंत तक सुनना है, और मन लगा के जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करनी है। इंपॉर्टेंट सिस्टम को तैयार करना है, क्योंकि वो सिस्टम है जिसको तैयार करके आप हर सिस्टम को आराम से समझ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम अपने आप में मेडिकल सर्जिकल के अंदर। तो बस शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की, और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं यहां बात करने वाला हूं। तो कौन कौन सी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है नर्वस सिस्टम की, और वो कैसे प्रोटेक्शन का काम करती है, इसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूं। तो हमने पहले 3 प्रोटेक्शन की बात की थी। एक हमने पढ़ा था बोनी प्रोटेक्शन, और बोनी प्रोटेक्शन के अंदर आपको पता हो तो हमने वहां पे जिक्र किया था 2 तरह की बोन का। जैसे एक हमने पढ़ी थी स्कल बोन, और हमने बोला था कि स्कल बोन जो है वो ब्रेन का प्रोटेक्शन करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन का प्रोटेक्शन करती है वो कौन करती है? स्कल बोन करती है। दूसरा हमने वहां पे पढ़ा था वर्टिबल कॉलम, और वर्टिबल कॉलम जो है वो प्रोटेक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड का। किसका प्रोटेक्शन करता है? स्पाइनल कॉर्ड का, है ना। आपका जो ब्रेन का प्रोटेक्शन है वो तो किसने कर दिया था? स्कल बोन ने। और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कौन करता है? वर्टिबल कॉलम। इन दोनों बातों को हमने अलग अलग तरीके से वहां पे पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो स्कल बोन होती है वो टोटल नंबर में 22 होती है, जिसमें क्रेनियल और फेशियल 2 तरह की बोन होती है। क्रेनियल जो है वो 8 होती है, और फेशियल जो है वो 14 होती है। हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि जो वर्टिबल कॉलम है वो वर्टिब्री से मिलके बना होता है, और वर्टिब्री जो है वो 33 नंबर होती है, और वर्टिबल बोन जो होती है वो 26 नंबर होती है। हमने पढ़ा था वर्टिब्री टोटल नंबर में कितनी होती है? 33, है ना। बहुत आसान है ना, मतलब रिदम एक मैच होता है, वर्टिब्री 33, वर्टिब्री 33, है कि नहीं है। और जो आपका वर्टिबल बोन है ना, जो वर्टिबल बोन है वो कितनी होती है? 26, और वो 33 से कम क्यों होती है? अगर आपको कोई पूछे कि वो 26 ही क्यों होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो सैक्रल वर्टिब्री है और जो कोकिक्सियल वर्टिब्री है, 5 सैक्रल और 4 कोकिक्सियल, ये मिलके 1 सैक्रल बोन और 1 कोकिक्सियल बोन बनाती है, इसलिए वर्टिब्री 33 होती है। इसके अलावा हमने वहां पे पढ़ा है, ये पहला प्रोटेक्शन था, और इस प्रोटेक्शन को हमने क्या नाम दिया था? बोनी प्रोटेक्शन नाम दिया था। दूसरा मैंने वहां पे आपको हेडिंग बताई थी मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन। कौन सा प्रोटेक्शन? मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन। और मेम्ब्रेनियस जो प्रोटेक्शन है उसमें हम बात करने वाले हैं मेनिंजेस के बारे में। जो मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन है वो कौन सा रहता है? मेनिंजेस वाला। कौन सा रहता है? मेनिंजेस। तो मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? मेनिंजेस की बात करने वाले। हमने ये भी बताया था कि ये जो मेनिंजेस होती है ये टोटल नंबर में 3 होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर।
मेनिंजेस जो होती है वो टोटल नंबर में 3 होती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। तो आज हम सेकंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं और वो कौन सी रहेगी, मेनिंजेस। तो क्या होती है मेनिंजेस, क्या होती है ड्यूरा मैटर, क्या होती है एरेक्नोइड मैटर, क्या होती है पाया मैटर, ये कैसे बनी होती है, इनको डिटेल के साथ में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेके चलता हूं मैं सेकंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए आप लोगों को। और सेकंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या आती है, मैंने क्या बताया आपको, मेनिंजेस आती है। कौन आती है, मेनिंजेस। चलिए समझते हैं मेनिंजेस के बारे में। मेनिंजेस क्या होती है, मेनिंजेस these are the covering layer या structures of the central nervous system, जिसमें दो आती है, one is brain and one is spinal cord। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग स्ट्रक्चर जो है उनको मेनिंजेस कहते हैं। और ये जो मेनिंजेस होती है ये लेयर है, स्ट्रक्चर्स है जो कवर करके रखती है। और किसको कवर करके रखती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें कौन आता है, एक आता है ब्रेन और दूसरा क्या आता है, स्पाइनल कोड। तो दीज आर द कवरिंग लेयर या स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज नॉन एज मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस जो होती है ये 3 होती है नंबर के अंदर। टोटल नंबर में कितनी होती है, 3, 1, 2 एंड 3। मेनिंजेस टोटल नंबर में कितनी होती है, 3। तो कवरिंग स्ट्रक्चर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है जिसमें ब्रेन आता है और जिसमें स्पाइनल कोड आती है। तो ये स्पाइनल कोड और ब्रेन दोनों को कवर करने वाली स्ट्रक्चर होती है मेनिंजेस। और ये नंबर में 3 होती है। पहली जो मेनिंजेस का नाम है उसको मैं नाम दूंगा पायामीटर। क्या नाम दूंगा, पायामीटर। दूसरी जो मेनिंजेस है उसको मैं नाम दूंगा एरेक्नोइड मीटर। क्या नाम दूंगा, एरेक्नोइड मीटर। और तीसरी जो मेनिंजेस है उसको मैं क्या नाम दूंगा, ड्यूरामीटर। क्या नाम दूंगा, ड्यूरामीटर। तो एक मेनिंजेस जो है वो हो गई पायामीटर, एक हो गई एरेक्नोइड मीटर, एक कौन सी हो गई, ड्यूरामीटर। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है और उसको कवर करने वाली स्ट्रक्चर, उसकी कवरिंग लेयर जो है उसको हमने क्या नाम देना है, मेनिंजेस नाम देना है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो मेनिंजेस है ये क्या होती है, कैसे बनी होती है और कैसे ये कवर करके रखती है। 3 नाम हमने कह दिए यहाँ पे, पाया, एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामीटर। PAD, पैडमैन, आपने नाम सुना होगा, पैडमैन से याद कर लो। पैड हमेशा कवरिंग होता है, पैड वर्ड का ही मतलब कवरिंग होती है। कोई भी पैड है मतलब पैड है ना, हॉस्पिटल में भी अपन काम में लेते हैं। गोज, एक गोज पीस होता है, गोज पैड होता है। तो गोज पैड मतलब कवर करता है जो वुंड को। तो पैड हमेशा कवरिंग होता है। और ये पैड किसको कवर करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। मेनिंजेस इनको बोलते हैं, पाया, एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामीटर। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेयर की मैं बात करूं, पायामीटर। पायामीटर सबसे पहली लेयर जो है मेनिंजेस में, उसका क्या नाम है, पायामीटर। और पायामीटर की जब मैं बात करूं, देखिएगा अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात करूं, दिस इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इनकी अपन बात करें तो इसकी 3 कवरिंग लेयर है जो पास में है। P4 पास, P4 पायामीटर, सबसे अंदर, सबसे पास, जो ब्रेन से और स्पाइनल कोड से चिपकी हुई रहती है। बहुत कोई उनके बीच में स्पेस नहीं है और ये चिपकी हुई सी रहती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको मैं क्या नाम दूंगा, पायामीटर। तो जो सबसे पास में चिपकी हुई रहती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन को और स्पाइनल कोड के, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो पायामीटर होती है ना। पाया वर्ड जो है, यहाँ पे एक वर्ड है पाया। पाया वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट। पाया वर्ड का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। और मेटर वर्ड का मतलब होता है मदर। आपने सुना मैटरनल, है ना, मैटरनल, है ना। तो मैटरनल, मेटर वर्ड का मतलब होता है मदर, पाया वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट मदर कैसी है, ये सॉफ्ट मदर है। मदर वो होती है जो प्रोटेक्शन करने का काम करती है और ये भी मदर की तरह काम करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो एक सॉफ्ट मदर कहते हैं इसको। इसका मतलब ये जो पायामीटर है ये सॉफ्ट लेयर है। कैसी लेयर है, पायामीटर जो है वो कैसी लेयर है, सॉफ्ट, सॉफ्ट लेयर, सॉफ्ट लेयर ऑफ, सॉफ्ट लेयर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सबसे सॉफ्ट लेयर है। किसकी बनी हुई होती है, मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे सॉफ्ट लेयर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सबसे सॉफ्ट लेयर होती है पायामीटर। जो सबसे कवरिंग में सबसे सॉफ्ट कवरिंग लेयर है वो पायामीटर है। किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। अगला इंपॉर्टेंट बात, इट पायामीटर इज ए इनर मोस्ट लेयर। कैसी लेयर है ये, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर
इनर मोस्ट लेयर। ये जो 3 तरह की मेनिंजेस की मैंने बात की, उसमें सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो पायामीटर है। और देखिएगा ये ब्रेन के पास में, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास में होती है। पी फॉर पाया और पी फॉर पास, सबसे अंदर है, सबसे पास में इनर मोस्ट लेयर है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ये लेयर भी सॉफ्ट होती है। आपको याद रखना, तीनों ही क्वेश्चन पूछे हुए। तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और सॉफ्ट लेयर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज पायामीटर। क्या बोले इसको? पायामीटर। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात पायामीटर के अंदर अगली इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी, दूसरी लेयर की बात रहेगी। और सेकंड लेयर कौन सी है? यहाँ पे पायामीटर के बाद में नंबर आता है एरेक्नोइड मीटर का। किसका नंबर आता है? एरेक्नोइड मीटर। दूसरी जो लेयर है उसका क्या नाम है? एरेक्नोइड मीटर। एरेक्नोइड मीटर जो लेयर होती है, ये सेकंड नंबर की लेयर है ना। अगर मैं यहाँ एरेक्नोइड मीटर को जो है अपन पिक्चराइज करें तो ये सेकंड लेयर है, दिस इज द लेयर। और ये पायामीटर के ऊपर की तरफ पाई जाती है। इसको मैंने क्या नाम देना है? एरेक्नोइड मीटर। क्या नाम देना है? एरेक्नोइड मीटर। ये लेयर है एरेक्नोइड मीटर ना। पायामीटर के बाद में जो दूसरी नंबर की जो लेयर है उसको मैंने क्या नाम देना है? एरेक्नोइड मीटर। एरेक्नोइड मीटर जो लेयर है, ये लेयर याद रखिएगा, ये लेयर जो है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। किसकी बनी होती है? सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। एरेक्नोइड मैटर इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। एरेक्नोइड मैटर जो है वो सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। अगली इंपॉर्टेंट बात एरेक्नोइड मैटर के बारे में, अगली इंपॉर्टेंट बात एरेक्नोइड मैटर के बारे में, पहली इंपॉर्टेंट बात होगी ये सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। सॉफ्ट फ्रॉम ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर से तो ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है। बट हार्ड फ्रॉम पायामीटर। हार्ड फ्रॉम पायामीटर। पायामीटर से ये हार्ड होती है, ड्यूरामेटर से ये सॉफ्ट होती है। पायामीटर जो है उससे तो ये क्या होती है? हार्ड होती है। लेकिन ड्यूरामीटर से ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है ना। दूसरे नंबर की लेयर एरेक्नोइड मीटर, पायामीटर से हार्ड होती है, ड्यूरामीटर से सॉफ्ट होती है, नाम देते हैं एरेक्नोइड मीटर। तो पहली लेयर होगी पायामीटर, जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे जो है हम कह सकते हैं सबसे सॉफ्ट लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चिपकी हुई होती है। और दूसरी लेयर एरेक्नोइड मैटर है जो सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। इसलिए पायामीटर से तो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन ड्यूरामीटर से ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है। और ये मिडल लेयर कहलाती है। कौन सी लेयर है ये? जैसे पायामीटर इनर मोस्ट लेयर थी, ये कैसी लेयर है? मिडल लेयर। मिडल लेयर ये मेनिंजेस की कौन सी लेयर है? मिडल लेयर है, बीच वाली लेयर है, इसको एरेक्नोइड मीटर बोला जाता है। और तीसरी जो लेयर होती है थर्ड लेयर की मैं बात करूं तो तीसरे नंबर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? तीसरे नंबर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर थर्ड जो लेयर है इसको हम नाम देंगे ड्यूरामीटर। क्या बोला जाता है? ड्यूरामीटर। क्या बोलेंगे अपन? ड्यूरामीटर। ड्यूरा, यहाँ पे वर्ड है ड्यूरा और मैटर, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक वर्ड है ड्यूरा। ड्यूरा वर्ड का मतलब होता है हार्ड। ड्यूरा वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड। और मैटर वर्ड का मतलब होता है मदर, हार्ड मदर। मैटर वर्ड का क्या मतलब होता है? मदर। तो ये हार्ड मदर है ना, ड्यूरामीटर हार्ड मदर है, पायामीटर सॉफ्ट मदर है, ड्यूरामीटर हार्ड मदर है। हार्ड क्यों है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, ये हार्ड क्यों है? मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये हार्ड इसलिए है क्योंकि डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। इट मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इनर आउटर मोस्ट लेयर, कैसी लेयर है ये? आउटर मोस्ट लेयर हार्ड एंड टफ लेयर। तीन बातें हमने यहां पे लिखी। ड्यूरा वर्ड का मतलब ही हार्ड होता है, मैटर वर्ड फॉर मदर, तो हार्ड मदर है, टफ लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। और वी ऑल नो कि ड्यूरामेटर के बाद में स्कल बोन आता है। ड्यूरामेटर के बाद में किसका नंबर आता है? स्कल बोन का। तो स्कल बोन के पास में होने के कारण ये बोन की तरह ही थोड़ी हार्ड होती है, जबकि पायामीटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में, इसलिए वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरह ही सॉफ्ट होती है। वो कहते हैं ना कि दो इंसान जब साथ में रहते हैं तो आपस में उनका कलर तो नहीं एक्सचेंज होता है, पर उनके कैरेक्टर जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं।
है ना। काला आदमी जब गोरे आदमी के साथ में रहता है तो काला आदमी गोरा नहीं हो जाता या गोरा आदमी काला नहीं हो जाता, रंग तो उनका वही रहता है, रंग तो उनका वही रहता है, लेकिन उनके लक्षण, कैरेक्टर, है ना, उनके गुण जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। या तो काले आदमी के गुण गोरे में चले जाएंगे या गोरे आदमी के गुण काले में आ जाएंगे, तो कैरेक्टर चेंज होते हैं। यहाँ पे भी कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं हम। जो लेयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास में रहती है वो उसके कैरेक्टर उसके जैसे होते हैं, और जो लेयर स्कल बोन के पास में रहती है उसके कैरेक्टर स्कल बोन जैसे होते हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सॉफ्ट है, इसलिए पायामेटर के कैरेक्टर जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरह सॉफ्ट होती है, वो सॉफ्ट लेयर होती है। और जो आपका ड्यूरामेटर है वो हार्ड होती है, क्योंकि वो रहती किसके पास में, स्कल बोन के पास में, और बोन के पास में होने के कारण वो क्या होती है, हार्ड होती है, बोन की तरह ही वो टफ लेयर होती है। तो हमने बोला ये हार्ड और टफ लेयर है, लेकिन ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना। डी मतलब ड्यूरा, डी मतलब दूर, है ना, डी वर्ड है यहाँ पे। डी का मतलब दूर होता है, दूर किससे, ब्रेन से दूर। पी मतलब पास, किसके पास, ब्रेन के पास, तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई। जबकि पायामेटर इनर मोस्ट लेयर थी, पायामेटर ब्रेन के सबसे पास में होती है, ड्यूरामेटर ब्रेन से सबसे दूर पाई जाने वाली लेयर है। तो ये तीसरे तरह की लेयर थी, और इस लेयर को हमने क्या नाम दिया, ड्यूरामेटर। क्या नाम दिया हमने यहाँ पे, ये तीसरे तरह की लेयर थी, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ड्यूरामेटर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ड्यूरामीटर। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ड्यूरामीटर। अब देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं यहाँ पे, आपको समझने वाली बात है, याद रखिएगा। हमने बोला कि ये जो लेयर है ये ब्रेन, ये मतलब पायामीटर जो है ये ब्रेन से ब्रेन से जो है वो अटैच रहता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये लेयर यहाँ पे आपका जो लेयर है ये तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहेगी। क्या नाम है इसका, पायामीटर। ये पायामीटर तो एकदम इनसे क्या रहती है, अटैच होकर रहती है। तो इनके बीच में और पायामीटर के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है। तो अब देखिएगा पायामीटर और एरेक्नोइड मीटर, है ना, ये पहला लेयर कौन सा था, ये सबसे अंदर वाला लेयर जो था, इसको क्या नाम दिया हमने, पायामीटर बोला। इसको हमने क्या बोला, पायामीटर, ये थी पायामीटर। ये दूसरे नंबर की लेयर कौन सी थी, एरेक्नोइड मीटर, एरेक्नोइड मैटर। और तीसरे नंबर की लेयर क्या थी, ड्यूरामीटर। तीन ही तो लेयर थी, सबसे अंदर कौन सी थी, पायामीटर। दूसरे नंबर की कौन सी थी, ये दूसरे नंबर की लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर, और ये तीसरे नंबर की लेयर। तीन ही तो लेयर थी। तो सबसे अंदर वाली पायामीटर, दूसरे नंबर की एरेक्नोइड मैटर और तीसरे नंबर की ड्यूरामीटर, पी, ए और डी, ये तीन नाम हमने बोले यहाँ पे। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। हमने बोला पायामीटर सबसे इनर मोस्ट होती है, पास में होती है, सॉफ्ट होती है। एरेक्नोइड मैटर मिडल होती है और ड्यूरामीटर बाहर वाली होती है। अब स्पेस देखिएगा, यहाँ पे तीन स्पेस बन गए। अब तीन जगह बन गई, तीन इसके बीच में जगह बन गई। पहला जगह कौन सा हो गया, पहला जगह हो गया आपका पायामीटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में, ये पहला स्पेस है, ये पहला स्पेस है पायामीटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में। दूसरा स्पेस होता है ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में, ये दूसरा स्पेस है देखिएगा। और तीसरा स्पेस होता है स्कल बोन और ड्यूरामीटर के बीच में, ये बाहर वाला, ये तीसरा स्पेस है। तीन मेनिंजेज होती है, इनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। तीन मेनिंजेज में आती है पायामीटर, एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामीटर। और तीन स्पेस होते हैं जो मेनिंजेज के बीच में पाए जाते हैं। और तीन स्पेस कौन से हैं, एक स्पेस है एरेक्नोइड मैटर और पायामीटर के बीच में, एक है ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में, एक स्कल बोन और ड्यूरामीटर के बीच में। ऐसे तीन स्पेस होते हैं। तो तीन मेनिंजेज होती है, तीन ही स्पेस होते हैं। और ये जो तीन स्पेस होते हैं इनके नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो इन तीन स्पेस के नाम क्या है, वो स्पेस जो आपके एरेक्नोइड मैटर और पायामीटर के बीच में, मतलब एरेक्नोइड मैटर और पायामीटर, पायामीटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में वो स्पेस। तो ये किसके नीचे है, ये एरेक्नोइड मैटर के नीचे है। नीचे के लिए वर्ड काम में लेते हैं सब, क्या वर्ड काम में लेते हैं, सब। तो इस स्पेस को नाम देते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। भाई पायामीटर तो ब्रेन से चिपकी हुई है, इसके ऊपर एरेक्नोइड मैटर है, इनके बीच में स्पेस है, तो इस स्पेस को क्या नाम देते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या नाम देते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। यस और नो। और ये एरेक्नोइड मैटर है, इसके ऊपर एक लेयर है ड्यूरामीटर, है ना, एरेक्नोइड मैटर है, इसके ऊपर एक लेयर है ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर ऊपर है, एरेक्नोइड मैटर ये है, इसके एरेक्नोइड मैटर के नीचे तो कौन था, सब एरेक्नोइड स्पेस। अब ड्यूरामीटर के नीचे कौन है, सब ड्यूरल स्पेस। अगेन वर्ड सब काम में लेंगे। तो इसके नीचे स्पेस है, इसको बोल दिया सब ड्यूरल स्पेस। और इसके नीचे है तो सब एरेक्नोइड। तो एक हो गया एरेक्नोइड मैटर के नीचे सब एरेक्नोइड, एक ड्यूरामीटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस।
और एक ड्यूरामेटर के ऊपर, ड्यूरामेटर के ऊपर, क्योंकि ड्यूरामेटर के ऊपर है स्कल बोन, है ना। तो एरेक्नोइड मैटर के नीचे था वो सब एरेक्नोइड स्पेस, ड्यूरामेटर के नीचे है उसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, और ड्यूरामेटर के ऊपर है उसको एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। ऊपर के लिए एपी वर्ड काम में लेते हैं। तो ये स्पेस कौन सा हो गया, एपीड्यूरल। ये कौन सा हो गया, सब ड्यूरल। ये कौन सा हो गया, सब एरेक्नोइड। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। तो ये ड्यूरामेटर है, ये एरेक्नोइड मैटर है, और पायामेटर तो अंदर चिपकी हुई है। ड्यूरामेटर के ऊपर है तो एपीड्यूरल, ड्यूरामेटर के नीचे है तो सब ड्यूरल, और आपका जो पायामेटर है इसके नीचे है तो, सॉरी, एरेक्नोइड मैटर के नीचे है तो सब एरेक्नोइड। तो 3 स्पेस यहां पे हो गई, है ना, एपीड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नोइड। और उस सब एरेक्नोइड स्पेस के नीचे क्या है, पायामेटर, जो ब्रेन से क्या है चिपकी हुई, और अंदर क्या है, ब्रेन है, तो उसके अंदर कोई स्पेस हो ही नहीं सकता। तो स्पेस जो मेनिंजेस जो होती है वो टोटल नंबर में 3 है, पायामेटर, एरेक्नोइड मैटर, और तीसरा नंबर हमने कौन सा दिया, ड्यूरामेटर। और जो स्पेस होते हैं वो 3 होते हैं। स्पेस कितने होते हैं, स्पेस आपको पूछे तो ये भी नंबर में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला स्पेस हो गया एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस किस किस के बीच में, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड स्कल बोन, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड स्कल बोन, इसको क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। दूसरा स्पेस कौन सा है, दूसरा स्पेस कौन सा है, सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड स्कल बोन, एपीड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस, स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। और तीसरा स्पेस कौन सा होता है, तीसरा स्पेस कौन सा होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस इज ए स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। 3 स्पेस की हमने यहां पे बात की। एक स्पेस है एपीड्यूरल स्पेस, द स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड स्कल बोन। दूसरा स्पेस है यहाँ पे सबड्यूरल स्पेस, द स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरामेटर। एंड तीसरा स्पेस है सब एरेक्नोइड स्पेस, द स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। एपीड्यूरल, ड्यूरामेटर एंड स्कल बोन। एपीड्यूरल इज द ड्यूरामेटर एंड स्कल बोन, सबड्यूरल इज द ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड मैटर, और सब एरेक्नोइड इज द एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। और पायामेटर जो होती है वो किससे अटैच रहती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कौन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है आपकी पायामीटर, पायामीटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में सब एरेक्नोइड, आपका ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में सब ड्यूरल, और स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच में एपीड्यूरल स्पेस। 3 तरह के स्पेस हो गए, 3 तरह की मेनिंजेज हो गई। 3 मेनिंजेज के अंदर इनर मोस्ट होती है पायामीटर, जो सॉफ्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चिपकी हुई होती है। दूसरी लेयर एरेक्नोइड मैटर, जो कि थोड़ी हार्ड होती है पायामीटर से, पर ड्यूरामीटर से सॉफ्ट होती है। और मिडिल लेयर होती है और सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। और तीसरी लेयर है ड्यूरामेटर, जो कि डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, हार्ड लेयर होती है, स्कल बोन के पास में होती है। और ये जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है। कौन सी कहलाती है, आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है। और इनके बीच के स्पेस की हमने बात की, तो ये 3 तरीके के स्पेस यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे हुए हैं, सारी बातें पूछी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सारी की सारी, जब डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे तो ये स्पेस बहुत काम आएंगे। हम बात करेंगे वहां पे एपिड्यूरल हिमेटोमा, सब ड्यूरल हिमेटोमा, सब एरेक्नोइड हेमरेज, जो है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। तो ये सब बातें आपको वहां पे समझ में आई हुई होनी चाहिए कि कौन से स्पेस की बात हो रही है, कहाँ पे हिमेटोमा बन रहा है, कहाँ पे हेमरेज हो रहा है। समझ लो बात को। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, तो ये हुई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी,
मेनिंजियल प्रोटेक्शन। कौन सा प्रोटेक्शन? मेनिंजियल प्रोटेक्शन, या हमने इसको क्या बोला? मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन। तीसरा प्रोटेक्शन जो होता है वो है फ्लूइडी प्रोटेक्शन। कौन सा प्रोटेक्शन है? फ्लूइडी प्रोटेक्शन। जो फ्लूइड है, फ्लूइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड कौन सा होगा? अगर आपको कोई पूछे विच इज द फ्लूइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए द फ्लूइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज CSF। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड क्या है? CSF। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड क्या है? CSF है ना, CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। व्हाट इज CSF? CSF इज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फ्लूइड है वो है CSF, और CSF का फुल फॉर्म है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि सेरिब्रो वर्ड फॉर ब्रेन, स्पाइनल वर्ड फॉर स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड है। कौन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्रेन आता है। कौन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड है, मतलब नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो जाएगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइडी प्रोटेक्शन देता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लूइडी प्रोटेक्शन देता है। और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये बनता कैसे है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड बनता कैसे है, रहता कहाँ पे, करता क्या है, इन सब बातों की हम बात करें तो ये बनता कैसे है। तो जब ब्लड सप्लाई आती है ना, हमने पढ़ेंगे अब आगे कि जो ब्रेन है उसको दो तरीके का ब्लड सप्लाई होता है। जो आगे से अपना जो आर्च ऑफ एओर्टा है वहां से जो ब्रांचेज आती है उसमें आगे से एंट्री होती है जो ब्रेन के अंदर, वो कैरोटिड आर्टरी की होती है। किसकी होती है? कैरोटिड आर्टरी की। पीछे से एंट्री होती है वर्टिब्रल आर्टरी की। और कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो सर्किल ऑफ विलाई बनाती है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई का काम करते हैं। और जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है तो ब्रेन वहां जाके छनता है ना। जिस तरीके से अपना रीनल सिस्टम के अंदर जो ग्लोमेरुलस या बोवन कैप्सूल होता है वो जो एक छलनी लगी हुई होती है जहाँ पे ब्लड जाके छनता है तो यूरिन बनता है, वैसे ही एक छलनी कहाँ लगी हुई है? वेंट्रिकल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, है ना। ब्रेन में जो है इरेगुलर कैविटी पाई जाती है उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल के अंदर एक छलनी लगी हुई होती है, कोरोइड प्लेक्सस नाम की छलनी होती है। लैटरल वेंट्रिकल का जो साइड का जो वॉल है वो बनाने का काम करता है। तो वो जो कोरोइड प्लेक्सस वाली छलनी है वहां जाके ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अगर ब्लड सिर्फ फिल्ट्रेट हो तब तो यूरिन बनता है, वहां पे ब्लड का क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब ब्लड का होता है तो क्या बनता है? CSF बनता है ना। तो CSF एक फ्लूइड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है ये CSF बनता कैसे है? फॉर्म्ड ड्यू टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फॉर्म्ड ड्यू टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। CSF फ्लूइड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से CSF बनता है। ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से CSF बनता है। द फॉर्मेशन is carried out by lining of ventricle. The formation is carried out by lining of ventricle, which is known as choroid plexus. Which is known as choroid plexus. जो फॉर्मेशन है किसका? CSF का। वो कौन करता है? वेंट्रिकल्स की लाइनिंग। वेंट्रिकल की लाइनिंग किसकी बनी होती है? कोरोइड प्लेक्सस की। तो वेंट्रिकल की लाइनिंग, कोरोइड प्लेक्सस जो है वो जिम्मेदार है CSF के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि CSF जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड है। CSF बनता है ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से,
और सीएसएफ का फॉर्मेशन जो है वो वेंट्रिकल की लाइनिंग करती है। वेंट्रिकल की लाइनिंग को कोरोइड प्लेक्सस बोलते हैं। अपेंडाइमल सेल के द्वारा वेंट्रिकल की लाइनिंग बनती है और वो सीएसएफ को बनाती है, सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है। ये जो सीएसएफ प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकल की लाइनिंग से, ये जो सीएसएफ प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकल की लाइनिंग से, उसके प्रोडक्शन होने की इंपॉर्टेंट कहानी क्या रहती है? ये जो प्रोड्यूस होता है ये लेटरल वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है। इसके प्रोडक्शन होने की दर है 0.5 ml पर मिनट या 30 ml पर आवर या 180 है ना, 720 ml पर डे। ये स्पीड है सीएसएफ के प्रोडक्शन की कि एक दिन में 720 ml सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। क्या लाइन बोली हमने कि सीएसएफ का जो प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन है जो सीएसएफ की, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें, कहां बनता है? वेंट्रिकल की लाइनिंग बनाती है और बनाने वाले जगह को क्या नाम देते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। तो ये जो कोरोइड प्लेक्सस है सीएसएफ को प्रोड्यूस करता है 0.5 ml सीएसएफ पर मिनट प्रोड्यूस करता है ये, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 ml टोटल हो जाएगा पर ओवर, और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 720 ml, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 ml पर डे, 720 ml पर डे ये सीएसएफ बनता है डेली। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको कोई पूछे सीएसएफ की क्या होती है तो 720 ml पर डे। अब ये जितना बनता है उतना होता नहीं है सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में, इसमें से सीएसएफ रीअब्जॉर्ब होता है ना। जैसे नॉर्मली रेट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से हुई? वेंट्रिकल से। ये हो गई, ये हमने पढ़ा वेंट्रिकल के बारे में, ये कहलाते हैं लेटरल वेंट्रिकल। जो राइट हेमिस्फीयर में इसको राइट लेटरल वेंट्रिकल कहेंगे, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स आर द इरेगुलर कैविटीज दैट प्रेजेंट इन स्कल, दैट प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर इरेगुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये जो वेंट्रिकल होते हैं ये वेंट्रिकल 4 होते हैं नंबर में। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल नंबर में कितने होते हैं? 4। 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो वेंट्रिकल है ये वेंट्रिकल क्या करता है? ये वेंट्रिकल जो है वो इरेगुलर कैविटी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। वेंट्रिकल टोटल नंबर के अंदर हमने अभी बात किया था 4 होते हैं। ये 2 लेटरल वेंट्रिकल हो गए, ये एक थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ये एक फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। यस और नो? 2 लेटरल वेंट्रिकल हो गए, ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया और ये फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। कौन सा वेंट्रिकल? फोर्थ वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल टोटल नंबर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये जो वेंट्रिकल है इस वेंट्रिकल की लाइनिंग, मैंने बोला इस वेंट्रिकल की क्या लाइनिंग किसकी बनी होती है? अभी मैंने बात की, जिक्र किया आपको, वेंट्रिकल की लाइनिंग बनी होती है, वेंट्रिकल की लाइनिंग बनी होती है कोरोइड प्लेक्सस की। किसकी बनी होती है? कोरोइड प्लेक्सस की। और कौन बनाती है? अपेंडाइमल सेल ना। हमने सपोर्टिंग सेल पढ़ी न्यूरॉन की जिसका नाम था अपेंडाइमल सेल, और अपेंडाइमल सेल हेल्प करती है वेंट्रिकल की लाइनिंग बनाने, और इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। ये जो लेटरल वेंट्रिकल है इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने वाली जो ये स्ट्रक्चर है, इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने वाली जो स्ट्रक्चर है, ये एक पार्टीशन है 2 लेटरल वेंट्रिकल के बीच में। पार्टीशन को वर्ड बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई? सेप्टम ल्यूसिडम। क्या स्ट्रक्चर हो गई? सेप्टम ल्यूसिडम। जो पार्टीशन होता है उसके लिए वर्ड कहाँ में लेते हैं? सेप्टम। और ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया सेप्टम ल्यूसिडम। क्या स्ट्रक्चर का नाम हो गया? सेप्टम ल्यूसिडम। और ये क्या है? पार्टीशन है। किसके बीच में पार्टीशन है? लेटरल वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन है, सेप्टम ल्यूसिडम। इसकी लाइनिंग है कोरोइड प्लेक्सस, और कोरोइड प्लेक्सस जो है वो जिम्मेदार है सीएसएफ प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है? सीएसएफ प्रोडक्शन के लिए, है ना। और प्रोडक्शन की जो स्पीड है, प्रोडक्शन की जो रेट है, वो रेट क्या रहेगी? 0.5 ml पर मिनट, 30 ml पर आवर और 720 ml पर डे। ये प्रोडक्शन की स्पीड होती है। अब देखिएगा ये जो लेटरल वेंट्रिकल है जो सीएसएफ का प्रोडक्शन करते हैं, वहां से सीएसएफ आता है और सीएसएफ यहां से चला, और यहां जो सीएसएफ बना
वो CSF यहाँ से ड्रेन होगा, है ना, जो बनने वाला CSF है लेटरल वेंट्रिकल में, ये CSF बना और बन के ये CSF ड्रेन होगा, और ड्रेन कहाँ होगा, ये लेटरल वेंट्रिकल से CSF आएगा थर्ड वेंट्रिकल में। लेटरल वेंट्रिकल से CSF कहाँ आएगा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। CSF को लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड में आने के बाद में आगे लेके जाया जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। कहाँ लेके जाया जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में, है ना। लेटरल वेंट्रिकल से CSF किस में आया, थर्ड में। थर्ड से CSF कहाँ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से दो लेटरल फोरामिना, एक मीडियल फोरामिना, है ना। फोर्थ वेंट्रिकल से दो तरीके के फोरामिना निकलते हैं, दो लेटरल फोरामिना, एक मीडियल फोरामिना। जो लेटरल फोरामिना है वो लेटरल फोरामिना स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ खुलते हैं सब एराक्नोइड स्पेस में, और जो मीडियल फोरामिना है वो ब्रेन के चारों तरफ खुलता है सब एराक्नोइड स्पेस में। सब एराक्नोइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों में पाया जाता है। ये हमने पढ़ा था, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था सब एराक्नोइड स्पेस को। और सब एराक्नोइड स्पेस कौन सा स्पेस है, द स्पेस बिटवीन एराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। तो ये जो एराक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच का स्पेस है, इसको सब एराक्नोइड स्पेस बोला। और इस सब एराक्नोइड स्पेस में, है ना, ब्रेन के चारों तरफ जो सब एराक्नोइड स्पेस है, ये यहाँ तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, या सब एराक्नोइड स्पेस के चारों तरफ जो खुलता है उसको बोलते हैं मीडियल सेप्टम। और जो लेटरल सेप्टम वो खुलेंगे स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ लेटरल और ब्रेन के चारों तरफ मीडियल फोरामिना। तो दो लेटरल और एक मीडियल, है ना, फोरामिना ऑफ लुस्का एंड फोरामिना ऑफ मैगेंडी। ये दो तरह के फोरामिना वहां पे होते हैं जो खुलते हैं, और कहाँ खुलते हैं, सब एराक्नोइड स्पेस में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, सब एराक्नोइड स्पेस में। तो हमने यहाँ पे जिक्र किया, हमने यहाँ पे बात की कि नॉर्मली ये जो लाइनिंग है ये कोरोइड प्लेक्सस की बनी होती है। ये जो कोरोइड प्लेक्सस वाली लाइनिंग है ये CSF का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन, CSF का। प्रोडक्शन की जो स्पीड है CSF के प्रोडक्शन की, वो स्पीड है 0.5 ml पर मिनट, 30 ml पर ओवर और 720 ml पर डे। इस स्पीड से CSF बनता रहेगा। बनने के बाद में CSF यहाँ से ड्रेन होगा, थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। तो ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। बीच की जो जगह होती है जिससे लेटरल थर्ड में खाली हो जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, जब लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में खाली हो जाता है तो इसको नाम क्या देंगे अपन, दो वेंट्रिकल के बीच का फोरामिना है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना या फोरामिना ऑफ मोनरो। क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोरामिना ऑफ मोनरो। फोरामिना ऑफ मोनरो, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, सेप्टम ल्यूसिडम। तो ये हमने बात किया फोरामिना की, दो वेंट्रिकल के बीच में फोरामिना, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। अब एक यहाँ पे थर्ड है, एक यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट, है ना। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना जो है वो किस किस के बीच में था, लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड फोर्थ में खुलता है बाय सेरिब्रल एक्विडक्ट, है ना। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो फोर्थ में खुलेगा बाय सेरिब्रल एक्विडक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ और ब्रेन के चारों तरफ। स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ जो है सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ जो सब एराक्नोइड स्पेस है वहां तो खुलेंगे दो लेटरल वेंट्रिकल। और जो थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, दो लेटरल वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, जो मीडियल है, जो लेटरल के अलावा जो मीडियल जो दो लेटरल फोरामिना, नॉट वेंट्रिकल, दो लेटरल फोरामिना खुलते हैं थर्ड स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ सब एराक्नोइड स्पेस में। और जो मीडियल फोरामिना है वो खुलता है बेजल सिस्टर्नी में, जो ब्रेन के चारों तरफ खुलने वाला इस जगह है। तो ये सारे के सारे क्या थे, वेंट्रिकल से। रेट ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात की। वेंट्रिकल जो है वो हम कह सकते हैं वेंट्रिकल आर द वी कैन से मतलब इरेगुलर कैविटीज दैट प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इरेगुलर कैविटीज पाई जाती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, इनको मैं फ्लो चार्ट से अगर आपको बताने की बात करूं तो टू लेटरल वेंट्रिकल,
1/3 वेंट्रिकल, 1/4 वेंट्रिकल, 1/3 वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। अब देखिएगा जो लेटरल वेंट्रिकल है वो नंबर में 2 थे, हमने बोला राइट एंड लेफ्ट, ये नंबर में 2 होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल नंबर में 2 होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर में जो राइट लेटरल वेंट्रिकल है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है। नाउ लेटरल वेंट्रिकल ओपन होते हैं थर्ड वेंट्रिकल में बाय ए फोरामिना नॉन एज इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना या फोरामिना ऑफ मोनरो, फोरामिना ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ओपन होता है फोर्थ वेंट्रिकल में बाय सेरिब्रल एक्विडक्ट, बाय सेरिब्रल एक्विडक्ट, है ना। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना और फोरामिना ऑफ मोनरो। लेटरल वेंट्रिकल opens into the third ventricle and third ventricle open into the fourth ventricle by a duct which is known as cerebral aqueduct। क्या नाम देते हैं इसको? सेरिब्रल एक्विडक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल ओपन इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस बाय 2 टाइप ऑफ फोरामिना। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये किस में ओपन होगा? फोर्थ वेंट्रिकल किस में ओपन होगा? फोर्थ वेंट्रिकल ओपन होता है किस में? सब एरेक्नोइड स्पेस में। किस में ओपन होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में ना। सब एरेक्नोइड स्पेस किस में खुलेगा? ये सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड, subarachnoid space। What is subarachnoid space? The space between arachnoid matter and pia matter। This is the subarachnoid space। तो ये जो subarachnoid space है इसमें कौन खुलेगा? फोर्थ वेंट्रिकल। कैसे? बाय 2 फोरामिना, 2 लैटरल। किससे खुलेगा? बाय 2 लैटरल फोरामिना, 2 तो लैटरल फोरामिना, 2 lateral foramina, 1 medial foramina, 1 medial foramina। 2 तो होता है lateral foramina और एक होता है medial foramina। 2 lateral and 1 medial foramina। जो 2 lateral foramina होते हैं, वो ओपन होते हैं, opens into the subarachnoid space around spinal cord। स्पाइनल कोड के अराउंड जो सब एरेक्नोइड स्पेस है उसमें ओपन होता है 2 लैटरल फोरामिना और जो एक मीडियल फोरामिना है वो ओपन होता है, opens into बेजल सिस्टर्ना जो कि ब्रेन के चारों तरफ खुलता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। तो यहाँ पे हमने क्या बात किया? हमने यहाँ पे वेंट्रिकल्स को समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई पूछे वेंट्रिकल्स होते क्या है, तो वेंट्रिकल आर द इरेगुलर कैविटीज दैट इज प्रेजेंट इन ब्रेन के अंदर इरेगुलर कैविटी पाई जाती है जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। ये कैविटी जो होती है ये नंबर में 4 होती है, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। एक होता है लेटरल वेंट्रिकल, एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल जो होता है ये नंबर में 2 होते हैं। राइट हेमिस्फीयर में जो होता है वो राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट में होता है वो लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल जो है वो खुलते हैं थर्ड वेंट्रिकल में बाय ए फोरामिना, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना या फोरामिना ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो खुलता है फोर्थ वेंट्रिकल में बाय ए डक्ट, इट इज नॉन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रल एक्विडक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो 2 तरीके से खुलता है, एक फोरामिना, एक मीडियल फोरामिना और एक लैटरल फोरामिना। जो 2 लैटरल फोरामिना होते हैं उनको बोलते हैं फोरामिना ऑफ मोनरो
लुस्का, और जो मीडियल फोरामिना है उसको बोलते हैं फोरामिना ऑफ मैगेंडी, और मीडियल फोरामिना खुलता है ओपन इनटू द बेजल सिस्टर्नी, और लैटरल फोरामिना जिनको बोलते हैं फोरामिना ऑफ लुस्का वो खुलते हैं सब एराक्नोइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, दोनों तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ जो सब एराक्नोइड स्पेस है उसमें खुलता है। अब देखिएगा सीएसएफ बना, किसने बनाया? कोरोइड प्लेक्सस ने। बनाने की रेट की हमने बात कर दी, और बनने के बाद में सीएसएफ ड्रेन होता है, बनने के बाद में सीएसएफ ड्रेन होगा, और ड्रेन कहां से कहां होगा? ड्रेन होगा सीएसएफ लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड, लैटरल से आएगा थर्ड, थर्ड से आएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद में कहां जाएगा? सब एराक्नोइड स्पेस में। सीएसएफ का प्रोडक्शन तो कौन करता है? कोरोइड प्लेक्सस, लेकिन सीएसएफ अल्टीमेटली जाता कहां है? सब एराक्नोइड स्पेस में। कहां जाता है? सब एराक्नोइड स्पेस में। तो सीएसएफ ड्रेन होके जहां आता है जिस जगह पे उसको बोलते हैं सब एराक्नोइड स्पेस, एराक्नोइड स्पेस। और ये जो सब एराक्नोइड स्पेस है, ये स्पेस किस किस के बीच में है? तो हमने बोला था स्पेस बिटवीन एराक्नोइड मैटर, एराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, पाया मैटर और एराक्नोइड मैटर के बीच के स्पेस को क्या नाम देते हैं? सब एराक्नोइड स्पेस। एराक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस को क्या नाम देते हैं? सब एराक्नोइड स्पेस। स्पेस बिटवीन एराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, इस स्पेस को हमने क्या नाम दिया? सब एराक्नोइड स्पेस। अब सब एराक्नोइड स्पेस जो है वहां पे सीएसएफ आके ड्रेन हो गया। ड्रेन होने के बाद में टोटल अमाउंट का सीएसएफ था 720 ml, जो कि अमाउंट में बहुत ज्यादा है, और अगर हर दिन 720 ml सीएसएफ बनता रहेगा तो ये तो बहुत ज्यादा सीएसएफ हो जाएगा। तो इस सीएसएफ को क्या करना है? कम करना है। तो इस सब एराक्नोइड स्पेस में क्या पाए जाते हैं? एराक्नोइड विलाई। क्या पाए जाते हैं? एराक्नोइड विलाई। और एराक्नोइड विलाई जो होते हैं, एराक्नोइड विलाई, ये सीएसएफ का क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दी सीएसएफ। सीएसएफ जो होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करते हैं? एराक्नोइड विलाई। एराक्नोइड विलाई जो होता है वो सीएसएफ का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। और कितना सीएसएफ रीएब्जॉर्ब हो जाता है उसकी मैं बात करूं तो टोटल अमाउंट कितना था? 720 ml, उसमें से 600 ml, अराउंड 600 ml जो है वो सीएसएफ क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। कितना रीएब्जॉर्ब हो जाता है? 600 ml। टोटल कितना बनता है? 720 ml, उसमें से 600 ml क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। रीएब्जॉर्ब कौन करेंगे? एराक्नोइड विलाई। कौन करते हैं? एराक्नोइड विलाई, जो कहां पाए जाते हैं? सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर। तो पीछे कितना सीएसएफ बतेगा? बनता कितना है? 720 ml। कितना एब्जॉर्ब हो जाता है? 600। तो पीछे कितना बनता है? 120 ml। कितना बचता है? 120 ml। तो नॉर्मल, अगर आपको कोई पूछे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सीएसएफ की, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 120 ml से 135 ml। 120 से 135 ml जो है ये नॉर्मल वैल्यू होती है सीएसएफ की। नॉर्मल वैल्यू जो सीएसएफ की होती है वो 120 टू 135 ml होती है। 120 से 135 ml जो है ये नॉर्मल वैल्यू है सीएसएफ की। 120 टू 135 ml इज द नॉर्मल value of CSF that constantly present in subarachnoid space। और ये subarachnoid space में जो CSF रहता है लगातार 120 से 135 ml, ये क्या करेगा? ये वहां पे एक प्रेशर बनाता है। CSF फ्लूइड है और फ्लूइड प्रेशर बनाता है। ये बात सिंपल है, कोई भी वॉल्यूम है वो प्रेशर बनाता है। तो CSF भी एक वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम क्या बनाएगा? प्रेशर बनाएगा। कहां बनाएगा? सब एराक्नोइड स्पेस में बनाएगा। तो ये CSF सब एराक्नोइड स्पेस में एक प्रेशर बनाता है, और वो जो सब एराक्नोइड स्पेस में कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना के रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीएसएफ का प्रेशर लगातार वहां पे बना रहता है, और ये सीएसएफ जो है वो बाहर के आघातों से प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ये फ्लूइड है जो ब्रेन का प्रोटेक्शन करने का काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो हमने बोला कि सीएसएफ क्या है? सीएसएफ जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड है। ब्लड आया ब्रेन में और छना तो क्या बना? सीएसएफ बना। वो सीएसएफ बनता है वेंट्रिकल्स में। कौन से वेंट्रिकल में? लैटरल वेंट्रिकल में। कोरोइड प्लेक्सस बनाता है इसको।
वहां से बनने के बाद में ये ड्रेन होता है बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना या फोरामिना ऑफ मोनरो इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट एक डक्ट है जिससे आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से दो लैटरल फोरामिना जिसको हमने बोला फोरामिना ऑफ लुस्का, एक मीडियल फोरामिना जिसको हमने बोला फोरामिना ऑफ मैगेंडी। ये लैटरल फोरामिना स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ खुल जाते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में। मीडियल फोरामिना बेजल सिस्टर्ना में खुलता है जो ब्रेन के चारों तरफ होता है और इस सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ ड्रेन हो जाता है। सब एरेक्नोइड स्पेस में पाए जाते हैं एरेक्नोइड विलाई। एरेक्नोइड विलाई सीएसएफ का क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। पर डे टोटल सीएसएफ बनता है 720 ml जिसमें से 600 ml क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब, और 120 से 135 ml सीएसएफ कॉन्स्टेंटली लगातार प्रेजेंट होता है कहां पे, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ पाया जाता है ये वहां पे क्या बनाएगा, प्रेशर। तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है। तो सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर की मैं बात करूं, सीएसएफ के द्वारा बनने वाले नॉर्मल प्रेशर की बात करूं तो दो रीडिंग यहां पे रहेगी। एक रीडिंग रहती है 10 सेंटीमीटर H2O, दूसरी रीडिंग रहती है 30 सेंटीमीटर H2O। एक रीडिंग रहती है 10 सेंटीमीटर H2O, दूसरी रीडिंग रहती है 30 सेंटीमीटर H2O। अगर इंडिविजुअल जो है वो अगर लाइंग कंडीशन में है तो 10 सेंटीमीटर H2O, अगर वो सिटिंग कंडीशन में है तो 30 सेंटीमीटर H2O, है ना। अगर वो लेटा हुआ अवस्था में है तो 10 और बैठी हुई अवस्था में तो 30 सेंटीमीटर H2O। ये प्रेशर होता है सीएसएफ का। अगर मैं इसी प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ Hg के अंदर बात करूं, है ना, यह सेंटीमीटर ऑफ H2O। अगर 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 हो जाएगा, है ना। 10 को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 और 30 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 300। तो 100 से 300 मिलीमीटर H2O, है ना, मिलीमीटर H2O, जिसकी एक ऑन एंड एवरेज रीडिंग आती है 100 से 300। लाइंग सिटिंग में बात करें तो एक एवरेज रीडिंग आती है 200 और एग्जैक्टली बात करूं तो 170। तो कई बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है 170 मिलीमीटर H2O होता है सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अगर मिलीमीटर H2O में पूछे तो 170 और सेंटीमीटर H2O में पूछे तो 10 और 30। 10 सेंटीमीटर H2O लाइंग कंडीशन में, 30 सेंटीमीटर H2O सिटिंग कंडीशन में। व्हाट इज दिस? दिस इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर है ये, और टोटल वॉल्यूम सीएसएफ का होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में 120 to 135 ml। और वॉल्यूम क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है। वॉल्यूम क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है। नाउ इस प्रेशर को क्या मेजर किया जा सकता है? यस, इसको मेजर किया जा सकता है। तो मेजर करने वाले डिवाइस का नाम बताओ, मेजर करने वाले डिवाइस का नाम बताओ। तो इसको मेजर करने वाला डिवाइस होता है हाइड्रोमैनोमीटर। हाइड्रोमैनोमीटर, इसको मेजर करने वाले डिवाइस का नाम बताओ। तो इसको मेजर करने वाला जो डिवाइस है, इस सीएसएफ को मेजर करने वाला जो डिवाइस है, इस प्रेशर को मेजर करने वाला जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है हाइड्रोमैनोमीटर। क्या नाम है उसका? हाइड्रोमैनोमीटर। तो हाइड्रोमैनोमीटर के द्वारा हम सीएसएफ के प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगली बात, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसएफ के बारे में। कंपोजिशन, सीएसएफ का कंपोजिशन, सीएसएफ का कंपोजिशन क्या रहता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीएसएफ जो है वो एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसलिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो सभी चीजों को हम यहाँ पे 1 by 1 क्लियर करने वाले हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो तरह की चीजें होती है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होते हैं ना। किसी भी सॉल्यूशन में दो तरह की चीजें होती है। सीएसएफ भी एक सॉल्यूशन है, इसके कंपोजिशन में भी दो चीजें होगी, एक सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। ये क्या होगा? सॉल्वेंट। विलय और विलायक। सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है। सीएसएफ में भी 99% क्या होता है? वाटर। सीएसएफ में भी 99% क्या होता है? वाटर होता है। 1% क्या होते हैं? 1% क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं। सीएसएफ में भी 99% क्या होता है? वाटर, और 1% क्या होता है? सॉल्यूट होते हैं। ये जो सॉल्यूट सीएसएफ में होते हैं 1%, ये दो तरीके के होते हैं। सॉल्यूट दो तरह के होते हैं। एक होता है कार्बोनिक। कौन से होते हैं? कार्बोनिक, सॉरी नॉट कार्बोनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एक होता है ऑर्गेनिक। कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक। वन इज
ऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 99% तो सीएसएफ में क्या होता है, वाटर होता है, ये हमने बात कर दिया। 99% तो वाटर होता है, 1% सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूट दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन एटम नहीं होता है। ऑर्गेनिक वो है जिसमें कार्बन होता है। कार्बन वाले कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन में आपका हो जाएगा ग्लूकोज, जिसमें कार्बन होता है C6H12O6, है ना। आपका प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया, क्रिएट, सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, सीएसएफ के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। तो सीएसएफ के कंपोजिशन के अंदर 99% तो वाटर होएगा, 1% आपका सॉल्यूट होंगे जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के अंदर ग्लूकोज है, प्रोटीन है, यूरिया है, क्रिएट है, यूरिक एसिड है ना, WBC है, कई सारी चीजें पाई जाती है। और इनऑर्गेनिक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ज्यादातर और मिनरल्स होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया। और ये ब्लड का बाई प्रोडक्ट है और प्लाज्मा के जैसा ही होता है, हूबहू प्लाज्मा जैसा होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है प्लाज्मा और सीएसएफ के अंदर, बाकी सीएसएफ एज इट इज प्लाज्मा के जैसा ही होता है। जैसा प्लाज्मा होता है, ब्लड का पार्ट, फ्लूइडी पार्ट प्लाज्मा है, वैसे ही सीएसएफ होता है, प्लाज्मा के जैसा ही दिखता है, लगभग वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेज होता है, बाकी हूबहू ये प्लाज्मा की तरह ही होता है सीएसएफ। नाउ ये जो सीएसएफ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है ग्लूकोज, प्रोटीन और WBC और कलर, है ना। कुछ बातें सीएसएफ की इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट बनेगी। आपको वहां पे पूछा जाएगा कि बताइए साहब सीएसएफ के कंपोजिशन के अंदर सीएसएफ का कलर कैसा होता है। क्या पूछा जाएगा आपको, सीएसएफ का कलर कैसा होता है, कलर, सीएसएफ का कलर बता दीजिए कैसा होता है। तो सीएसएफ का कलर होता है क्लियर। सीएसएफ का कलर कैसा होता है, क्लियर कलर होता है। सीएसएफ कैसे कलर का होता है, क्लियर कलर का होता है। सीएसएफ के अंदर बता दीजिए ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज। तो सीएसएफ में ग्लूकोज होता है आपका 45 से लेके 90 mg/dl, 45 से 90 mg/dl, ये ग्लूकोज की वैल्यू होती है सीएसएफ के अंदर। बता दीजिए इसमें प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है प्रोटीन की, तो ये होती है 15 से 45 mg/dl। प्रोटीन की वैल्यू होती है 15 से 45 mg/dl। ग्लूकोज की वैल्यू होती है 45 to 90 mg/dl। और बता दीजिए इसमें WBC कितना होता है, WBC तो ये होती है 1 to 2 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्या इसमें RBC होती है, तो जवाब है ना ना ना, इसमें RBC नहीं होता है। कलर क्लियर होता है, ग्लूकोज 15 से 45 से 90, प्रोटीन 15 से 45, WBC कितना होता है 1 से 2 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये सीएसएफ का कंपोजिशन है साहब, ये सीएसएफ का कंपोजिशन है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेगा। जब मैं मेनिंजाइटिस पढ़ाएंगे तो हम बात करेंगे वहां कंपोजिशन की, और ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये अबनॉर्मलिटी में कन्वर्ट होती है, यही तो मेनिंजाइटिस था। और मेनिंजाइटिस का कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट सीएसएफ एनालिसिस ही होता है। उसी से आपको पता चलेगा जो इन्फेक्टेड डिजीज है ब्रेन की, ब्रेन में न केवल मेनिंजाइटिस, जितनी भी इन्फेक्टेड डिजीज है उसमें सीएसएफ का बहुत रोल है। क्योंकि कभी भी बॉडी में, बॉडी के किसी और में जब इन्फेक्शन रीच आउट करता है तो वहां का फ्लूइड इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे अगर यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन होता है तो यूरिन इन्फेक्टेड हो जाता है, अगर ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो सीएसएफ इन्फेक्टेड हो जाता है, कान में इन्फेक्टेड होता है तो जो ईयर का फ्लूइड है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, नाक में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ का फ्लूइड इन्फेक्टेड होता है, गले में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ का फ्लूइड इन्फेक्टेड होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ का फ्लूइड इन्फेक्टेड होता है, स्पुटम से हम चेक करते हैं, पेट में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ का फ्लूइड इन्फेक्टेड हो जाता है, हम पेट के फ्लूइड को निकाल के चेक करते हैं उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है वहाँ का थूक, वहाँ का म्यूकस, वहाँ का फ्लूइड जो है वो इन्फेक्टेड होगा, उसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, तो उस फ्लूइड को हम लेके जांच करवाते हैं।
स्पुटम का कल्चर करवाते हैं, गैस्ट्रिक गवाज करा के कल्चर करवाते हैं, यूरिन का सैंपल लेके उसका कल्चर करवाते हैं अपन, सीएसएफ का एनालिसिस करवाते हैं अपन, नेजल सैंपल लेके कल्चर करवाते हैं, गले के थ्रोट का स्वैब का सैंपल लेके कल्चर करवाते हैं, ईयर फ्लूइड को लेके कल्चर करवाते हैं। सिंपल है कंसेप्ट। तो यहां पे सीएसएफ का जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको ये जो वैल्यूज है ये अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन, आइदर इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये वैल्यू बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आइदर इट इज वायरल इन्फेक्शन, ये वैल्यू वायरस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग चेंजेज होगा, और अगर वहां पे कोई प्रोटोजोवल या फंगल इन्फेक्शन है तो वैल्यू उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे। नाउ अब मैं बात करूं इसको आगे, ये तो हमने कंपोजिशन की बात की, कलर की बात कर दी, ग्लूकोज की बात कर दी हमने, प्रोटीन की बात कर दी हमने, डब्ल्यूबीसी का बात कर दिया कि वो नॉर्मल कितना होता है, और अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन है तो ये इस वैल्यू से क्या करेगा, छलांग लगा लेगा, इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सारी की सारी जो वैल्यूज है इस वैल्यूज के नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अगर वो हमने क्या बोला, अगर वो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहां। तो सिंपल कंसेप्ट है। नाउ अब मैं आगे बात करूं, ये तो हमने बात कर ली नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है सीएसएफ की, ग्लूकोज की, प्रोटीन की, डब्ल्यूबीसी की। इतना ही नहीं, सीएसएफ जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है ना। सीएसएफ का क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीएसएफ का कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.010 से लेके 1.020 ये सीएसएफ का स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा कंसंट्रेशन के से डिसाइड होती है, सॉल्वेंट से डिसाइड होती है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर जो विलायक होता है, जो घोलने वाला होता है, उसका अमाउंट कितना है, उससे क्या डिसाइड होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.010 से लेके 1.020। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यस और नो। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पते की बात, मजेदार बात, जबरदस्त और जिंदाबाद बात है कि ये जो सीएसएफ है इसका पीएच कितना होता है। क्या पूछा जाएगा, ये जो सीएसएफ है इसका पीएच कितना होता है। दो तीन बातें और है सीएसएफ में, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसका पीएच कितना होता है। तो इसका पीएच वही है ना, पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंप्लीट डिटेल पढ़ाऊंगा मैं एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर, जो फंडामेंटल का टॉपिक है। सीएसएफ का जो पीएच है वो पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45, ये सीएसएफ का पीएच है। नॉर्मल पीएच कितना होता है, जो ब्लड का पीएच है ना, एसिड बेस बैलेंस हम पढ़ते हैं, ब्लड का पीएच पढ़ते हैं, जो होता है 7.35 टू 7.45। तो सीएसएफ का पीएच भी कितना है, 7.35 टू 7.45 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये पीएच है सीएसएफ का। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा इसमें कुछ अपन कंपोजिशन कंपैरिजन कर ही लेते हैं कि आपको मैंने अभी बताया कि साहब जो सीएसएफ है वो प्लाज्मा के इक्वल ही है ना। सीएसएफ और प्लाज्मा जो है वो एक दूसरे के इक्वल ही है, कुछ बातों को छोड़ के, है ना। दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही है। ये प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड है और सीएसएफ जो है वो ब्रेन का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड है, जो ब्लड के छन्ने से ही बना है। तो प्लाज्मा और सीएसएफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ के। कुछ चीजें इनमें ऊपर नीचे होती है, बाकी सब चीजें इनमें सेम होती है। तो ऊपर नीचे चीज क्या होती है और सेम क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिएगा प्लाज्मा और सीएसएफ में फर्क क्या है। तो फर्क यह है कि जो सीएसएफ है उसमें क्लोराइड की वैल्यू, सीएसएफ के अंदर क्लोराइड की वैल्यू जो होती है वो प्लाज्मा से ज्यादा होती है। क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड, उसकी वैल्यू सीएसएफ में एक्सेस होती है, ज्यादा होती है, और क्लोराइड की वैल्यू प्लाज्मा में जो है वो लेस होती है, लेस। सीएसएफ के वैल्यू प्लाज्मा में, क्लोराइड की वैल्यू प्लाज्मा में लेस होती है। प्लाज्मा में क्लोराइड की वैल्यू कितनी होती है, 97 to 107 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, मिलीक्यूलेंट पर लीटर। ये प्लाज्मा होता है किसके अंदर, किसके अंदर होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, क्लोराइड। ये क्लोराइड होता है प्लाज्मा के अंदर 97 to 107, ये वैल्यू है किसकी, क्लोराइड की, किसमें, प्लाज्मा में। लेकिन सीएसएफ में जो क्लोराइड की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, प्लाज्मा की तुलना में ज्यादा होती है ना, 127 मिलीक्यूलेंट पर लीटर और मोर, है ना। तो ये ज्यादा होती है प्लाज्मा की तुलना में सीएसएफ पे। ये 127 मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम ये 700 तक हो सकती है ना। तो प्लाज्मा में क्लोराइड की वैल्यू सीएसएफ की तुलना में कम होती है। ये तो कम वाली बात हुई। दूसरा कंपैरिजन सीएसएफ और प्लाज्मा के अंदर की जो
प्लाज्मा है उसमें CSF जो है उसमें प्रोटीन की वैल्यू, किसकी वैल्यू, प्रोटीन की वैल्यू लेस होती है। प्लाज्मा जो होता है उसमें प्रोटीन जो है वो ज्यादा होता है, प्रोटीन जो होता है वो एक्सेस होता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि CSF जो होता है उसमें प्रोटीन की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी कितनी होती है, 15 से 45, और वो भी क्या, mg/dl, 15 से 45 mg/dl, सिर्फ इतनी होती है। जबकि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कितना होता है, नॉर्मली प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है, 4 से, या 4 नहीं, मैं लिख दूं 6 to 8 ग्राम, क्या होती है, 6 to 8 ग्राम। जबकि यहां कितना है, 15 to 45 मिलीग्राम, या कितना है, 6 से 8 ग्राम, बहुत ज्यादा है ना, ये बहुत कम है। 15 से 45 मिलीग्राम पर डीएल ये बहुत कम वैल्यू है, और 6 से 8 ग्राम ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो प्लाज्मा का वैल्यू, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की वैल्यू और CSF के अंदर प्रोटीन की वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। CSF में प्रोटीन की वैल्यू और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अलग अलग तरीके की वैल्यू है, जिसको आपको यहाँ पे याद रखना है। CSF एंड प्लाज्मा दो अलग अलग बातें हैं, दोनों में अलग अलग वैल्यू है, दोनों में वेरिएशन है। इन चीजों के अलावा बाकी सब चीजें दोनों में सेम होती है। ऑस्मोलैरिटी सेम, पीएच सेम, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम, सोडियम का वैल्यू सेम, पोटेशियम का वैल्यू सेम, इलेक्ट्रोलाइट सेम, यूरिया, क्रिएट, सब चीजें जो प्लाज्मा में, जो CSF में, वही प्लाज्मा में। जो फर्क था वो क्लोराइड का था, जो फर्क था प्रोटीन का था। फर्क जो था वो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया। आई थिंक आप इसको क्लियर कर पा रहे होंगे। आराम से सभी चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा। जीवन में सफलता का एकमात्र तरीका है छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, बेसिक को क्लियर करो, आराम से चीजों को समझो, अपने आप की काबिलियत को बढ़ाओ। क्योंकि जब काबिलियत आपकी बढ़ी हुई होगी तो हौसला आपका जबरदस्त होएगा, और जिस दिन जबरदस्त हौसले के साथ में आपने आगाज कर दिया, उस दिन आपका जिंदाबाद होना तय है। आपको जिंदाबाद होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने अंदर एक जुनून रखे और अपने आप से रोज सुबह उठते ही बोले, आई एम द बेस्ट, मेरे से बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं है। इसको मैं घमंड नहीं कहता हूं, इसको मैं कॉन्फिडेंस कहता हूं। मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आई एम द बेस्ट। अपने आप को बेस्ट रखो, अपने आप को बढ़िया रखो, अपने आप को हमेशा चार्ज रखो, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो, एलिवेट रखो, आगे बढ़ता हुआ देखो। नेगेटिव विचार को अपने मन के अंदर घर करने ही मत दो। यू ऑलवेज फील प्राउड योर सेल्फ। साला कांच के अंदर देख के बोलो कि साला क्या नमूना पैदा हुआ है, मैं क्या आदमी हूं। ये अपने आप पे विश्वास आप में आना चाहिए, तब डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। और अपनी बॉडी के हर एक सिस्टम को ऐसा विश्वास है अपने ऊपर। नर्वस सिस्टम कभी नहीं झुका किसी के सामने। महाराणा प्रताप की तरह अडिग है एंडोक्राइन सिस्टम। हर एक सिस्टम अपने आप में मस्त है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। आपको भी ये जिंदादिली दिखानी चाहिए और इस सिस्टम से सीखना चाहिए कुछ। CSF का वैल्यू हमने बात किया, प्लाज्मा से हमने CSF को कंपैरिजन कर दिया। क्या बात करते हो आप, देखिएगा कहां प्लाज्मा और कहां CSF, लेकिन कंपैरिजन करता है वो। CSF कहता है कि प्लाज्मा तू मेरे जैसा नहीं बन सकता, प्लाज्मा कहता है तू कितना भी औकात कर ले तू भी मेरे जैसा नहीं बन सकता। क्योंकि हम दोनों की इंपॉर्टेंस ही उतनी है जितनी तलवार और सुई की इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। जहां सुई काम आती है ना वहां तलवार का कोई रोल नहीं, और जहां तलवारें चलती है ना वहां सुई से कुछ भी नहीं हो सकता। यस और नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं ले चलता हूं आगे आपको। मैंने यहां पे कंपैरिजन कर दिया है, CSF की वैल्यू आपको बता दी है, प्रेशर बता दिया है, बनने का प्रोसेस बता दिया, ड्रेन होने का प्रोसेस बता दिया, फॉर्मेशन का बता दिया और एब्जॉर्प्शन का बता दिया। तो यहां पे हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहां पे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की होती है। पहला प्रोटेक्शन कौन सा था, बोनी प्रोटेक्शन, जिसमें जो हड्डी होती है वो कैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, कैसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्कल बोन और वर्टिबल कॉलम को हमने पढ़ा। हमने दूसरा जो चीज पढ़ा था वो हमने प्रोटेक्शन पढ़ा था मेम्ब्रेनियस प्रोटेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था मेनिंजेस को। जो मेनिंजेज होती है वो नंबर में 3 होती है, हमने पढ़ा। पाया मैटर जो इनर मोस्ट है, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। इसके अलावा हमने पढ़ा अरेक्नोइड मैटर जो मिडल है और ड्यूरा मैटर जो आउटर है। इसके अलावा हमने पढ़ा इनके बीच में स्पेस जो पाए जाते हैं, जो अरेक्नोइड मैटर के नीचे का स्पेस है सब अरेक्नोइड मैटर, जो ड्यूरा मैटर के नीचे का है सब ड्यूरल स्पेस, और जो ड्यूरा मैटर के ऊपर का है वो एपिड्यूरल स्पेस। 3 स्पेस हमने क्लियर किए। जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है यहाँ पे CSF है
है ना। और ये जो CSF होता है ये वेंट्रिकल्स में बनता है। वेंट्रिकल इरेगुलर कैविटी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और स्पेशली ब्रेन के अंदर पाई जाती है। जो नंबर में 4 होते हैं, 2 लेटरल, एक थर्ड और एक फोर्थ वेंट्रिकल, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इसमें CSF बनता है और ड्रेन होता है और सब इलेक्ट्रॉन स्पेस में आता है, रीअब्जॉर्ब होता है और एक नॉर्मल वैल्यू में रहता है और एक प्रेशर बना के रखता है ताकि ब्रेन का हर्निएशन नहीं हो। एक प्रेशर बना के रखता है ताकि जो है अपना जो ब्रेन है उसमें उसको बाहर के जो इंजुरी है उससे ब्रेन को प्रॉब्लम ना हो। बाहर जो है सडन मूवमेंट होते हैं, कोई चोट होती है, कोई ट्रॉमा होता है, इससे प्रोटेक्शन करके रखता है ये ब्रेन को ताकि ब्रेन बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से अफेक्ट ना हो। तो दीज ऑल आर द फंक्शन एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ cerebrospinal fluid. Now, after discussing about the protecting structure of the central nervous system, we have to go for क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो सबसे बड़ा पार्ट है नर्वस सिस्टम का। यहां तक तो हमने न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर दिया। 3 टॉपिक हमारे क्लियर हुए। चौथा टॉपिक में जो लेके आ रहा हूं ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हम? क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और किसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे और किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया जाता है। नर्वस सिस्टम जो है उसको 2 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एक होता है, आपने सुना होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सुना होगा, कई बार सुना है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक कौन सा हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा कौन सा हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं यहां पे। एक बन गया मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा बन गया मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं जो सेंटर में होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं जो पेरिफेरी में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं जो सेंटर में होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं जो पेरिफेरी में होता है। नर्वस सिस्टम 2 तरीके का बन गया, सेंटर वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंटर में कौन होता है? तो सेंटर में होता है एक तो मेरा ब्रेन, ये देखो मेरा ब्रेन बिल्कुल सेंटर में, दूसरी मेरी स्पाइनल कोड है ना, दूसरी मेरी स्पाइनल कोड जो कि कहां है? सेंटर में है कि नहीं है? स्पाइनल कोड सेंटर में है, मेरा ब्रेन सेंटर में है। तो 2 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए। रटना कुछ भी नहीं है, समझते रहना चीजों को अच्छे से। 2 सेंटर के पार्ट हो गए। कौन हो गए सेंटर के 2 पार्ट? ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कोड। ये सेंटर के अंदर होते हैं दोनों, है ना। ये क्या है? दिस इज ब्रेन। ये क्या है? ब्रेन। ये क्या है? स्पाइनल कोड। क्या है? स्पाइनल कोड। दोनों कहां पाए जाते हैं? सेंटर में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को क्या नाम दूंगा मैं? ब्रेन दूंगा। क्या नाम दूंगा? ब्रेन। एक पार्ट को मैंने नाम दे दिया ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसको मैं क्या नाम दूंगा? स्पाइनल कोड। क्या नाम दूंगा मैं? स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को मैंने क्या नाम दिया? ब्रेन। दूसरे पार्ट को मैंने क्या नाम दिया? स्पाइनल कोड। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये दोनों पार्ट किसके हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। दूसरा पार्ट कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला कौन सा हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 पार्ट हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कोड। दूसरा पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है क्रेनियल नर्व, एक होता है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। एक होता है क्रेनियल नर्व, दूसरा होता है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है ना, पहला कौन सा हो गया? क्रेनियल नर्व। फर्स्ट कौन सा हो गया? क्रेनियल नर्व। दूसरा कौन सा होता है? स्पाइनल नर्व। पहला है क्रेनियल नर्व, दूसरा कौन सा हो गया? स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। और यहां पहला कौन सा हो गया? ब्रेन। दूसरा कौन सा? पहला कौन सा हो गया? ब्रेन और दूसरा कौन सा हो गया? स्पाइनल कोड।
हो गया क्लासिफिकेशन। कोई आपको पूछे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किसको बोलते हैं, जो सेंटर में होता है, कौन है इसके पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा आपको पूछे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरी पार्ट है, कौन होता है इसमें, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। हम दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे कि सेंटर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, पेरिफेरी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, और दोनों किस तरीके से काम करते हैं। हम दोनों को अलग अलग तरीके से बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। तो अब हम दोनों को अलग अलग तरीके से लेके जाते हैं और दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश भी करते हैं। अब देखिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसकी मैं बात करूं तो हमने अभी यहां बात की कि एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझिएगा, बातों को समझिएगा। जब तक ये नर्वस सिस्टम है वो तो नर्वस सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा ऑर्गन भी तो होते हैं ना, इसके अलावा ऑर्गन भी तो होते हैं। तो देखिएगा कि दोनों काम कैसे करते हैं और दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल ऑर्गन दूसरे ऑर्गन। ये तो यहां तक तो नर्वस सिस्टम है, ये तो दोनों पार्ट किसके, नर्वस सिस्टम के। और यहां पे एक पेरिफेरल ऑर्गन बना देता हूं मैं, पेरिफेरल ऑर्गन, पेरिफेरल ऑर्गन बना दिया साहब, ठीक है ना, ये हमने बना दिया। सॉरी। तो हमने यहां पे देखिएगा, एक हमने बना दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक हो गया पेरिफेरल ऑर्गन। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं आपको कि ये जो पेरिफेरल ऑर्गन है, जैसे मैंने एक पेरिफेरल ऑर्गन बनाया आई बॉल, है ना, ये मैं बना रहा हूं आई बॉल, ये एक ऑर्गन है, आंख एक ऑर्गन है, ये इसका पीछे का पार्ट है जिसको रेटाइना बोलते हैं, और ये आंख का जो है प्यूपिल है ना, और इसके ऊपर जो है आई लैसेज पाई जाती है, और ये सब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बड़े अच्छे से आपको पता है। इट इज ए पेरिफेरल ऑर्गन, ये एक पेरिफेरल ऑर्गन है, इसका नाम है आई। आंख सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, पेरिफेरी का पार्ट नहीं है, ये नर्वस सिस्टम में आता ही नहीं है, ये तो एक ऑर्गन है जो अपन सिस्टम, अलग से सिस्टम पढ़ते हैं, ईएनटी है ना, ईयर नोज थ्रोट एंड आई। तो आई जो है एक अलग सेंसरी ऑर्गन वाले सिस्टम में पढ़ते हैं, तो ये एक सेंसरी ऑर्गन है। अब ये पेरिफेरल ऑर्गन जो है, इसका काम क्या होता है कि कोई भी एक आदमी को इसने देखा है ना, ये एक आदमी को देखा है ना, इसको देखा तो इसने देखने का काम किया, इसने देखने का मतलब ये एक फोटो कैमरा है अपनी बॉडी का, आंख एक कैमरा है, और इसने क्या किया, उस आदमी का फोटो क्लिक किया। क्या किया, उसका, जिस आदमी को इसने देखा उसका फोटो खींचा। जब उसको फोटो खींचा तो उस आदमी की इमेज जो है, वो आदमी जो है वो अब आ गया, आंखों में समा गया। कहाँ समा गया, आंखों में समा, दिल में नहीं समाया, अभी आंखों में समाया। कहाँ समाया, उसका फोटो खींचा तो आदमी हुबहू कहाँ कैद हो गया, आंख में कैद हो गया। आंख में कैद होने के बाद में इस आंख से, अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं से शुरू होती है, इस आंख से एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शुरू होगा। कौन शुरू होगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो यहां से एक क्रेनियल नर्व निकलेगी, फर्स्ट सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो यहां से एक क्रेनियल नर्व निकली, सेकंड क्रेनियल नर्व है, ये नाम है इसका ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व यहां से निकली, आंख से क्या निकली, एक नर्व निकली, सेकंड क्रेनियल नर्व इसका नाम है, ऑप्टिक नर्व इसको कहते हैं। ये यहां से निकली, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मैंने कहा था इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या आती है, क्रेनियल नर्व आती है। कौन आती है, क्रेनियल नर्व आती है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आती है, क्रेनियल नर्व आती है। कौन आती है, क्रेनियल नर्व आती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व है ये क्रेनियल नर्व। कौन है ये, क्रेनियल नर्व। और इस क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, क्रेनियल नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। क्या नाम दे दिया मैंने, ऑप्टिक नर्व, जो विजन में मदद करती है, सेकंड क्रेनियल नर्व है। आगे बात करूंगा मैं पूरी इसकी, अभी आपको सिर्फ याद रखना कि एक क्रेनियल नर्व है जो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये एक ऑर्गन है जो पार्ट पेरिफेरल ऑर्गन है, एक सेंसरी ऑर्गन है। तो आई एक सेंसरी ऑर्गन है, इसने फोटो क्लिक करके एक इमेज बना दिया। ये जो इमेज बनाए इसको यहां से कैरिड आउट कर रही है क्रेनियल नर्व। इस क्रेनियल नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व, जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व है। इसने यहां से जो फोटो बाहर था वो फोटो आंख में समाया, आंख में समाये हुए इस फोटो को इस क्रेनियल नर्व ने कैरिड आउट किया। और इसका नाम अगर क्रेनियल नर्व है तो ये डील भी किसके साथ में करेगी, क्रेनियम के साथ में करेगी। मतलब इसकी डीलिंग किसके साथ में रहेगी, ब्रेन के साथ में रहेगी। और ब्रेन के विजुअल एरिया जो कि ऑक्सीपिटल लोब में होता है, ये फोटो आके यहां बन गया,
वो जो फोटो वहां से चला था, ये फोटो आके कहाँ बन गया, ये फोटो आके ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में बन गया। तो जो आदमी सड़क के ऊपर खड़ा था वो आदमी किसी इंसान के जिसने उसको देखा उसके कहां जाके बन गया, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जाके बन गया। ये जो पूरा काम है ये नर्वस सिस्टम का काम है। बहुत सिंपली पूरा नर्वस सिस्टम काम में आ रहा है और दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं कि सिंपली काम है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कौन आ रहा है, आपका ब्रेन आ रहा है। कौन आ रहा है, आपका ब्रेन आ रहा है। और दूसरी कौन आ रही है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। कौन आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। और ये जो ब्रेन है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्रेनियल नर्व आती है और स्पाइनल नर्व आती है। कौन आती है, स्पाइनल नर्व आती है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया क्रेनियल नर्व का और एक एग्जांपल लिया ब्रेन का। क्रेनियल नर्व हमेशा ब्रेन से डील करती है। तो मैंने कहा कोई भी पेरिफेरल ऑर्गन से जो भी इंपल्सेज है ना, कोई पेरिफेरल ऑर्गन से जो भी इंपल्सेज है, इन इंपल्सेज को यहां से कैरीड आउट करके लेके आना सेंटर में, जो बीच का काम करता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल ऑर्गन को सेंटर से कनेक्ट करने वाला सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस आए हुए मैसेज को, है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आया, ये फोटो यहां बना, उस मैसेज को एक तो क्या करता है, रिसीव करके इंटरप्रिटेट करता है। इस पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये उस मैसेज को क्या करता है, रिसीव, आओ साहब किसका फोटो है, सोचता है हाँ अरे ये तो मोदी जी है। इसका मतलब इसने अंदर पहले से इमेज है, पहले से मेमोरी है, उसने उसको उससे मैच किया और उसने उसका नाम बता दिया। और वहां से उसके द्वारा मोटर न्यूरॉन की मदद से वापस पेरिफेरी में जाता है और कहता है कि आंख से लगातार देखना है या आंख बंद कर देनी है। वो जो आदमी दिख रहा है उसको लगातार देखते रहे, क्या हाँ देखते रहो, बहुत सुंदर आदमी है, और बोले नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है तो आंख को क्या कर दो, बंद कर दो। ये दोनों डिसीजन कहां से होते हैं, ब्रेन से होते हैं। ब्रेन डिसाइड करता है। तो ये काम होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पेरिफेरल ऑर्गन की मदद से। तो आपको अगर समझ में आया लॉजिक कि व्हाट एग्जैक्टली फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव द इंपल्सेज that is carried out by peripheral nervous system and interpret this message and respond, है ना। तो रिसीवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। रिसीवर इंटरप्रिटेट एंड रेस्पोंड। तो एक तो ये रिसीव करता है, फिर ये क्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है। रिसीव करता है, इंटरप्रिटेट करता है और वापस रेस्पॉन्ड करता है। तो इसने रिसीव किया, इंटरप्रिटेट किया और फिर इसने वापस जवाब भी देना है, वापस जवाब भी देना है ना, वापस जवाब भी देना है विद द हेल्प ऑफ अदर नर्व, क्योंकि ये तो ऑप्टिक नर्व का तो एक ही काम है, सेंस कराना, ये प्योर सेंसरी नर्व है। तो कोई दूसरी नर्व के द्वारा, मोटर नर्व के द्वारा जवाब देगा, लेकिन जवाब देने का काम भी करता है। तो ये जो लेके आया था मैसेज, वो लेके आने वाला हमेशा सेंसरी न्यूरॉन होता है। कल भी मैंने बताया था कि ऑर्गन टू ब्रेन होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो जो मैसेज लेके आया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, जो क्रेनियल नर्व, वो क्रेनियल नर्व जो मैसेज लेके आती है वो न्यूरॉन हमेशा सेंसरी न्यूरॉन होता है। जो मैसेज लेके आता है वो कौन सा होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है। कौन सा न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन। लाने का काम हमेशा सेंसरी न्यूरॉन का होता है। तो जो मैसेज लेके आता है वो कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। लेके आने के बाद में जो जवाब लेके जाता है, जो जवाब लेके जाता है, जो वापस जाता है कहां पे, वापस जाता है आंख के पास में, जो जवाब लेके जाता है वो कौन सा होता है, मोटर न्यूरॉन। जो जवाब लेके जाता है वो कौन सा है, मोटर न्यूरॉन। तो जो लेके आता है वो कौन है, सेंसरी न्यूरॉन। जो लेके जाता है वो कौन सा है, मोटर न्यूरॉन। तो एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन। जो लेके आएगा वो सेंसरी होगा, जो लेके जाएगा वो मोटर न्यूरॉन होगा। दोनों न्यूरॉन काम करते हैं और दोनों न्यूरॉन की मदद से ब्रेन काम करता है। दोनों न्यूरॉन की मदद से जो ब्रेन काम करके जो भी उसने पिक्चर को देखा था, उस पिक्चर को इंटरप्रिटेट किया, उस पिक्चर का रेस्पॉन्ड किया और आपकी आई के जो भी मूवमेंट कराने थे, आइदर ही वांट्स टू कंटिन्यू सी दैट पर्टिकुलर पिक्चर और ही डजंट वांट। अगर उसको जरूरत नहीं है, उसको पसंद नहीं है, उसको देखना पसंद नहीं है, उसको नयन सुख नहीं लेना है तो वो नहीं देखता है, और अगर लेना है तो कंटिन्यू वॉच आउट करेगा। और ये डिसीजन कहां से हुआ, ये आंख से नहीं हुआ डिसीजन, क्योंकि आंख डिसीजन लेता ही नहीं है। आंख क्या है, एक तरह का ऑर्गन है और ऑर्गन से काम करवाए जाते हैं। तो आंख कभी भी डिसीजन नहीं लेता। डिसीजन कहां से होता है, ब्रेन से होता है। ब्रेन ही डिसीजन लेता है, लेकिन कहानी कुछ और चलती है। अपने को लगता है कि ये कर रहा है, जबकि हो कहां रहा है, यहां हो रहा है, करने वाला कोई और है।
करने वाला कोई और है, डिसीजन लेने वाला कोई और है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है। नाउ अब हम इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं और हम सबसे पहले सिस्टम को पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको ये मिक्स टाइप में बताने की कोशिश की कि कैसे सेंटर, कैसे पेरिफेरी और कैसे ऑर्गन काम करता है। ये उसी तरीके से काम करता है, मैं और अच्छे से अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये उसी तरीके से काम करता है जैसे आपके घर के अंदर वायरिंग सिस्टम होता है ना, घर में होता ना। जैसे मैं बात करूं ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट को जलाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब आपने डिसीजन लिया, एक रूम है आपका और आपने डिसीजन लिया कि मेरे को रूम में ट्यूबलाइट लगाना है, तो आपको ट्यूबलाइट जलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ट्यूबलाइट जलाने के लिए आपको पहले एक लाइट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, मीटर लगाना पड़ेगा। मीटर लगाने के बाद में मीटर से एक वायर है जो लाके छोड़ना पड़ेगा रूम के अंदर, और उस रूम के अंदर फिर आप लाके क्या लगा सकते हो, ट्यूबलाइट लगा सकते हो। तो तीन चीजें हो गई। एक क्या हो गया, मीटर, दूसरा क्या हो गया, वायर, तीसरा क्या हो गया, ट्यूबलाइट। तो आपकी जो आंख है उसको मैं कह सकता हूं ट्यूबलाइट है, आपकी जो क्रेनियल नर्व है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो है वायरिंग सिस्टम, और आपका जो मीटर है वो है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ए मीटर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ए वायर, एंड आपका जो है पेरिफेरल ऑर्गन इज द ट्यूबलाइट। तो मीटर, वायर, ट्यूबलाइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल ऑर्गन, इसी तरीके से काम करता है आपका नर्वस सिस्टम। चाहे वो इंपल्सेस को रिसीव करना हो बाय सेंसरी न्यूरॉन, चाहे वो मैसेज को इंटरप्रिटेट करके जवाब देना हो विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों ही पेरिफेरी के अंदर होते हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट करता है, और वापस मूवमेंट जो होता है वो ऑर्गन में होता है। पेन भी ऑर्गन को होता है, दर्द भी ऑर्गन को होता है, खुशी भी ऑर्गन को होती है, मजे भी वो लेता है, लेकिन इसका कनेक्शन कहीं और से है, वो सेंटर से कनेक्शन है। बहुत गहरी बात है और फंडामेंटल बात है सारी की सारी। अगर आगे वाली चीज में हम अब डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला सिस्टम पढ़ेंगे हम, और दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला सिस्टम अपना, और यह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दो पार्ट आते हैं, मैंने बताया आपको, इसमें दो पार्ट आते हैं। एक है आपका ब्रेन, नंबर ए पार्ट कौन सा है, ब्रेन, और नंबर बी पार्ट कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, तो साहब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है ब्रेन और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। नाउ ये जो ब्रेन है आपका, ये ब्रेन तीन तरीके का होता है। ब्रेन जो होता है उसकी तीन वैरायटी होती है। देयर इज थ्री इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ब्रेन। आपका जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ब्रेन, इस ब्रेन की तीन वैरायटी होती है। कितनी वैरायटी होती है, तीन वैरायटी होती है। कौन कौन सी तीन वैरायटी होती है ब्रेन की, हैव यू एनी आइडिया, ब्रेन की तीन वैरायटी का कोई आइडिया? यस, आगे का दिमाग, बीच का दिमाग, पीछे का दिमाग। आगे का दिमाग, बीच का दिमाग, पीछे का दिमाग, है ना। आगे का दिमाग जो होता है इसको फोर ब्रेन कहते हैं। कौन सा दिमाग कहते हैं, फोर ब्रेन, या इसको एक और नाम है प्रोएनसेफेलन, प्रोएनकेफेलन, प्रोएनकेफेलन, मीजेनकेफेलन, मीजेनकेफेलन और रोम्बेनकेफेलन, रोम्बन, प्रोएनकेफेलन, मीजेनकेफेलन, रोम्बेनकेफेलन, है ना। प्रोएनकेफेलन जो होता है फोर ब्रेन को बोलते हैं, है ना। प्रोएनकेफेलन या इसी को क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, दिस इज ए फोर ब्रेन। मीजेनकेफेलन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और रोम्बेनकेफेलन हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, प्रोएनकेफेलन, मीजेनकेफेलन, रोम्बेनकेफेलन। ब्रेन के पार्ट है ये सारे के सारे, किसके पार्ट है, ब्रेन के। एक होता है प्रोएनकेफेलन, दैट इज ए फोर ब्रेन। दूसरा हो गया मीजेनकेफेलन, दैट इज द मिड ब्रेन। तीसरा हो गया रोम्बेनकेफेलन, दैट इज द हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, प्रोएनकेफेलन, मीजेनकेफेलन, रोम्बेनकेफेलन। और स्पाइनल कॉर्ड के कोई पार्ट नहीं होते, है ना। स्पाइनल कॉर्ड एक ही होता है, लेकिन ब्रेन को तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा फोर ब्रेन, दूसरा होगा हमारा मिड ब्रेन, तीसरा होगा हमारा हिंड ब्रेन।
प्रोएनकेफेलोन, मेसेनकेफेलोन, रोम्बेनकेफेलोन। तो इन दोनों पार्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ब्रेन पढ़ाने वाला हूं, फिर मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाने वाला हूं, ताकि दोनों चीजें आपको साथ साथ में समझ में आ जाए। ब्रेन क्या होते हैं, इसके पार्ट क्या होते हैं, इसके फर्दर पार्ट क्या होते हैं, उन सब चीजों को हम डिटेल के साथ में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये जो ब्रेन का क्लासिफिकेशन हमने किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, प्रोएनकेफेलोन, मेसेनकेफेलोन और रोम्बेनकेफेलोन, एक क्लासिफिकेशन है। ब्रेन का एक और क्लासिफिकेशन है, आपको दोनों साथ में याद रखने हैं। हम जो पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन है वो तो इसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन एक और क्लासिफिकेशन चलता है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ब्रेन का ही दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसकी मैं बात करूं अगर यहाँ पे यहीं पे हम उसको क्लियर कर देते हैं साथ में, तो वो होता है एक बड़ा दिमाग जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। एक छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, और एक ब्रेन स्टेम। ये एक और क्लासिफिकेशन है ब्रेन का एक क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ा, और वो हमने क्या पढ़ा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्या पढ़ा हमने? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये एक क्लासिफिकेशन था, प्रोएनकेफेलोन, मेसेनकेफेलोन और रोम्बेनकेफेलोन। और दूसरा एक और क्लासिफिकेशन चलता है सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। और ये जो ब्रेन स्टेम है, इस ब्रेन स्टेम के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर तीन पार्ट है, सबको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है इसके अंदर आपका मिड ब्रेन, दूसरा इसके अंदर होता है आपका पोन्स, और एक होता है इसके अंदर आपका मेड्यूला। क्या होता है? मेड्यूला। तो एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है आपका इसमें पोन्स, एक होता है इसके अंदर मेड्यूला। और ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला किसके पार्ट है? ब्रेन स्टेम के पार्ट। किसके पार्ट है? ब्रेन स्टेम के पार्ट है। तो हमने एक बोल दिया यहाँ पे सेरिब्रम, हमने एक बोल दिया यहाँ पे सेरिबेलम, और एक बोल दिया हमने ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट हमने बोल दिए, वन इज योर मिड ब्रेन, वन इज योर पोन्स, वन इज योर मेडुला। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट मैंने आपको डिफाइन किए। एक मैंने आपको बोला ब्रेन, दूसरा मैंने बोला स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन के हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया। पहला क्लासिफिकेशन ब्रेन का क्या रहता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को यू कैन से प्रोएनकेफेलोन, मिड ब्रेन को यू कैन से मेसेनकेफेलोन, और हिंड ब्रेन को यू कैन से रोम्बेनकेफेलोन। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो आपका चलता है वो क्लासिफिकेशन है आपका सेरिब्रम, आपका सेरिबेलम, और आपका दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ब्रेन स्टेम, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। और ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट हो गए, मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ओब्लोंगेटा। यस और नो? अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका ब्रेन है उस ब्रेन को थोड़ा और खोलते हैं, उसके फोर ब्रेन को खोलते हैं, मिड ब्रेन को, हिंड ब्रेन को खोलते हैं। क्या क्या इनके फर्दर पार्ट है, तो लेके चलता हूं मैं आगे और ब्रेन की स्टडी करते हैं अपन। ब्रेन, इंसान इसीलिए इंसान है क्योंकि उसके पास में ये चीज बड़ी खतरनाक है जो भगवान ने शिद्दत के साथ में उसको दी है, और वो बाकी प्राणियों से खुद को अलग कर पाया और अच्छे से इंसान जो है दूसरे लोगों से डिफरेंट हो पाया। तो ये जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इस ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने अभी डिफाइन किया आपको। और जो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना ब्रेन के बारे में, एक दो लाइनें अगर आपको मैं बोलूं तो ब्रेन जो होता है वो आपके टोटल बॉडी वेट का 1/50 भाग होता है। ब्रेन का वजन जो होता है, वेट जो होता है, वो टोटल बॉडी वेट का है ना 1/50, 1/50 भाग 50 ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो मतलब 1.5 किलो का दिमाग होता है, लगभग 1.5 kg का इसका वजन होता है। आपके ब्रेन का वेट जो होता है, वजन होता है 1.5 kg होता है। ब्रेन जो होता है इसका जो है फॉर्मेशन है ना, ब्रेन का जेनेसिस या फॉर्मेशन जो होता है वो 70% ब्रेन जो होता है, 70% ब्रेन जो होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर। कब बन जाता है? इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर। इंट्रा यूट्राइन लाइफ मतलब जब बच्चा मदर के वूम में होता है तब 70% दिमाग उसका बन चुका होता है, बच्चे का मदर के वूम के अंदर 70% दिमाग। और लगभग 90% ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है टिल द एज ऑफ 3 ईयर, है ना।
बच्चा जब मदर के वूम में होता है तो लगभग 70% दिमाग बन जाता है, मतलब 70% बने हुए दिमाग के साथ में बच्चा पैदा होता है। हेड सर्कमफ्रेंस 34 सेंटीमीटर होता है, अपन पढ़ते हैं। और बच्चा हुआ ब्रेन जो होता है वो बच्चे के बर्थ होने के बाद में बहुत स्पीड से बनता है। मतलब एक ऐसा ऑर्गन है, ब्रेन वो ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है बॉडी का जो सबसे पहले मैच्योरिटी की तरफ भागता है। जरूरी है, जरूरी है। बिना दिमाग का आदमी धरती पे सर्वाइव नहीं कर सकता। बिना दिमाग के आदमी की छोड़ो, दिमाग वालों को भी लोग खा जाते हैं यहाँ तो ये धरती पे आपको सर्वाइव करना है तो अच्छे दिमाग वाले आदमी के साथ ही आप सर्वाइव कर सकते हो। तो अच्छे दिमाग के लिए अच्छे दिमाग का तरीका जो है वो यही है कि 70% ब्रेन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर, और बचा हुआ ब्रेन जो है वो बड़ी फास्ट स्पीड से बनता है, और 90% ब्रेन बन जाता है 3 साल की उम्र तक। टिल द 3 year of age 90% ब्रेन आर डेवलप्ड, और बच्चा हुआ थोड़ा बहुत लेटर ऑन लाइफ में बन जाता है। ये ब्रेन के बनने की स्पीड की बात की मैं, ब्रेन के वजन की हम बात की मैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ब्रेन का क्लासिफिकेशन हमने अभी किया था, और हमने क्लासिफाई किया कि ये जो आपका ब्रेन है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में, हिंड ब्रेन के बारे में। तो पहला था प्रोएनकेफेलन, और ये जो प्रोएनकेफेलन है, जो ब्रेन का पहला पार्ट है इंपॉर्टेंट, प्रोएनकेफेलोन, ये जो प्रोएनकेफेलोन है इसको फोर ब्रेन भी बोला हमने। क्या बोला इसको? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ये जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। प्रोएनकेफेलोन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है टेलेनकेफेलन, और दूसरा होता है डाइएनकेफेलन। एक होता है टेलेनकेफेलन, दूसरा होता है डाइएनकेफेलन। ये जो टेलेनकेफेलन होता है इसी को हम बोलते हैं सेरिब्रम। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। टेलेनकेफेलन को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है नर्वस सिस्टम में, और स्पेशली ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन का एक बड़ा नाम है सेरिब्रम, ये टेलेनकेफेलन को बोलते हैं सेरिब्रम। और जो आपका डाइएनकेफेलन है, टेलेनकेफेलन को हमने क्या बोलना है? सेरिब्रम। और जो आपका डाइएनकेफेलन है, ये डाइएनकेफेलन जो होता है इसके 4 इंपॉर्टेंट सब पार्ट होते हैं। डाइएनकेफेलन जो होता है इसके 4 इंपॉर्टेंट सब पार्ट होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट सब पार्ट होते हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला सब पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया ये पहला सब पार्ट है। दूसरा सब पार्ट बेसल गैंग्लिया के बाद में थैलेमस। थैलेमस। एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ये किसके पार्ट है? ये डाइएनसेफेलन का पार्ट है। पहला कौन सा हो गया? प्रोएनसेफेलोन के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट कौन सा हो गया? टेलेनसेफेलन। एक पार्ट कौन सा हो गया? टेलेनसेफेलन। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? डाइएनसेफेलन। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? डाइएनसेफेलन। टेलेनसेफेलन को हमने क्या बोल दिया? सेरिब्रम। टेलेनसेफेलन को हमने क्या बोल दिया? सेरिब्रम। वन इज टेलेनसेफेलन, वन इज डाइएनसेफेलन। टेलेनसेफेलन को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। डाइएनसेफेलन के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट है? एक है आपका बेसल गैंग्लिया, दूसरा है आपका थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस, और चौथा है लिम्बिक सिस्टम। चौथा है लिम्बिक सिस्टम। अब हम इन सब पार्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, सब पार्ट को अलग अलग समझने का कोशिश करेंगे कि कौन से पार्ट में क्या होता है, कौन सी स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे काम करती है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया फोर ब्रेन, इसको हमने बोला प्रोएनसेफेलोन, इसको हमने बोला फोर ब्रेन, इसको हमने बोला। प्रोएनसेफेलोन के बाद में दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? सेकंड ब्रेन का सेकंड पार्ट कौन सा होता है? मीजेनसेफेलन। मीजेनसेफेलन। और मीजेनकेफेलन जो होता है इसको हमने क्या बोला? मिड ब्रेन। क्या बोला हमने? मिड ब्रेन। पर याद रखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात कि मिड ब्रेन का कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। जैसे फोर ब्रेन के 2 पार्ट और उनके फर्दर क्लासिफिकेशन थे, लेकिन मिड ब्रेन का और कोई पार्ट नहीं होता है। मिड ब्रेन अपने आप में मिड ब्रेन ही है, बीच वाला दिमाग ही है, मिड ब्रेन ही है ये। तीसरा जो होता है वो कहलाता है हिंड ब्रेन। थर्ड कौन सा होता है? हिंड ब्रेन। रोम्बेनसेफेलोन। रोम्बेनकेफेलन। रोम्बेनकेफेलोन की हमने क्या बोला? हिंड ब्रेन बोला। क्या बोला? हिंड ब्रेन। और ये जो हिंड ब्रेन होता है, इस हिंड ब्रेन के, रोम्बेनकेफेलन के, हिंड ब्रेन के
दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन जो होता है, रोम्बेनकेफेलोन, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेटेनकेफेलोन, मेटेनकेफेलोन, और एक होता है मायनकेफेलोन, मायनकेफेलोन। जो मेटेनकेफेलोन होता है, मेटेनकेफेलोन के दो और पार्ट होते हैं फर्दर। एक आ जाता है पोन्स और एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। मेटेनकेफेलोन के दो पार्ट हो गए, एक हो गया पोन्स और एक क्या हो गया, सेरिबेलम। और जो मायनकेफेलोन है इसी को क्या बोलते हैं, मेड्यूला ओब्लंगेटा। क्या बोलते हैं, मेड्यूला ओब्लंगेटा, मेड्यूला ओब्लंगेटा। ये किसको बोलते हैं, मेड्यूला ओब्लंगेटा, मायनकेफेलोन को। तो यहां पे देखिएगा हमने पढ़ा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं नर्वस सिस्टम को। फोर ब्रेन को हमने क्या बोला, प्रोएनकेफेलोन, मिड ब्रेन को हमने बोला मेसेनकेफेलोन, हिंड ब्रेन को हमने बोला रोम्बेनकेफेलोन। फोर ब्रेन जो प्रोएनकेफेलोन है, उस प्रोएनकेफेलोन जो होता है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक को हमने बोला टेलेनकेफेलोन और एक को बोला डाइएनकेफेलोन। और टेलेनकेफेलोन को सेरिब्रम बोलते हैं। डाइएनकेफेलोन के चार पार्ट होते हैं, जो है आपका बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। और मेसेनकेफेलोन मिड ब्रेन को कहते हैं। हिंड ब्रेन, रोम्बेनकेफेलोन जो होता है उसके दो पार्ट है, मेटन और मायनकेफेलोन। मेटनकेफेलोन में पोन्स और सेरिबेलम आता है और मायनकेफेलोन मेडुला ओब्लोंगेटा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, मेडुला ओब्लोंगेटा को। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का एक तरीके से क्लासिफिकेशन है। और इस क्लासिफिकेशन में अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टाइप के ब्रेन का, और वो है फोर ब्रेन, जिसको हमने बोला प्रोएनकेफेलोन। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, फोर ब्रेन के बारे में, और वो है आपका प्रोएनकेफेलोन। और उसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो है वो है टेलेनकेफेलोन, और उसको हमने क्या बोला, सेरिब्रम। क्या बोला, सेरिब्रम। सबसे पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम शुरुआत करने वाले हैं, वो पार्ट अपना कौन सा रहता है, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या होता है और सेरिब्रम के क्या फंक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे काम करता है, इसको डिटेल के साथ में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, चीजों को क्लियर करते हुए रहिएगा। घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है, सब चीजें वन बाय वन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आराम से सुने, अगर एक बार में समझ में आए बार बार सुने, दोबारा सुने, तीसरी बार सुने, कंसेप्चुअल चीजें समझे, अपने नोट्स को अच्छे से अपने हैंड से एक बार और लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि दुनिया में वही आदमी सीख पाया है जिसने हार्ड वर्क किया है, जिसने मेहनत किया है, जिसने प्रैक्टिस किया है, जिसने अभ्यास किया है दोस्तों, है ना। मरवन अट्टापट्टू एक बहुत ही शानदार क्रिकेट प्लेयर था श्रीलंका का। और मरवन अट्टापट्टू जब सबसे पहली बार, बहुत ज़्यादा सीख मिलती है उस बल्लेबाज से कि सबसे पहली बार जब वो खेलने आया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो टेस्ट मैच में उसका पदार्पण हुआ था और पहली पारी के अंदर 0 पे आउट हुआ था। कितने पे आउट हुआ था, 0 पे आउट हुआ था। उसी टेस्ट की दूसरी पारी में भी क्या बनाया, 0, टीम से बाहर कर दिया गया था। और 6 महीने बाद में दोबारा टीम में आया। क्यों, क्योंकि 6 महीने तक उसने बाहर प्रैक्टिस किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाए, इसलिए दोबारा टीम में जगह मिली। फिर आया टेस्ट मैच में ही दोबारा आया वो, और पहली पारी के अंदर फिर क्या, 0, और दूसरी पारी के अंदर क्या, 0। फिर उसको टीम से बाहर कर दिया गया और टीम से वापस आया 2 साल के बाद में। 2 साल तक क्या किया, प्रैक्टिस किया उसने, अभ्यास किया उसने बाहर बैठ के, और फिर दोबारा टीम में आया। और फिर अगले मैच की पहली पारी में, टेस्ट में आया, पहली पारी में 1 रन और दूसरी पारी में फिर 0, टीम से फिर बाहर कर दिया गया। और 6 पारी के अंदर 1 रन बनाया उसने। 3 साल तक टीम से बाहर रहा। 3 साल तक क्या किया, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, और फिर वापस 3 साल के बाद में टीम में जगह मिली। और मरवन अट्टापट्टू जो 3 साल बाद में दोबारा से आया और इस बार उसने 0 नहीं बनाया। 6 बार असफल होने के बाद में इस बार उसने सेंचुरीज मारी, डबल सेंचुरीज मारी, और वो टीम का कैप्टन तक बन गया। इसको कहते हैं असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलता से नहीं घबराना है, डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। चीजों को पढ़े, चीजों को समझे और फिर अपने आप को मजबूती के साथ में, मजबूत इरादों के साथ में वहां पे लगाए, तो डेफिनेटली आप सफल जरूर होंगे।
क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी का नाम है। ये फंडामेंटल रूल है। ये कैसा रूल है? फंडामेंटल रूल है। तो यहां पे हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सेरिब्रम जो बहुत बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का बड़ा पार्ट है, बड़ा नाम है सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम मैं कह दूं कि टोटल ब्रेन का 70% पार्ट सेरिब्रम होता है। कितना होता है? 70% ऑफ टोटल ब्रेन। तो आप समझ सकते हो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। टोटल ब्रेन का 70% अकेला कौन कैरी करता है? सेरिब्रम कैरी करता है। ये जो सेरिब्रम है, इसका शेप जो होता है वो स्फेयर शेप होता है। स्फेयर किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। तो चंद्राकार होता है। ये कैसा होता है? चंद्राकार। चांद सा रोशन चेहरा, गोल गोल आकार, दैट इज चंद्राकार। तो ये चंद्र के आकार का, चांद के आकार का, तो ये कैसा होता है? चंद्राकार होता है। सेरिब्रम कैसा होता है? चंद्राकार होता है ना। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं स्पेयर शेप। क्या बोलता हूं मैं? स्पेयर शेप, है ना। ये चंद्राकार होता है, स्पेयर के शेप का होता है। ये स्पेयर शेप सेरिब्रम। देखिएगा बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको। ये स्पेयर शेप का एक सेरिब्रम होता है। इनिशियली ये स्पेयर शेप का है। इस स्पेयर शेप वाले सेरिब्रम को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्लैक्स सेरिब्री, जो इस स्पेयर शेप वाले सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहले सेरिब्रम कैसा था? स्पेयर शेप का था, एकदम चंद्राकार। आपको कहीं भी एकदम गोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये चंद्राकार, चांद के आकार का चेहरा है। अब क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे, बीचों बीच एक स्ट्रक्चर बनी और इसका नाम है फ्लैक्स सेरिब्री। और इसने सेरिब्रम को क्या बना दिया? क्या बना दिया इसको? हेमीस्फेयर। पहले कैसा था? स्पेयर। अब ये क्या बन गया? हेमीस्फेयर। बना कि नहीं बना? तो जो स्पेयर शेप का सेरिब्रम है वो क्या बन गया? हेमीस्फेयर। और दो हेमीस्फेयर बन गए। यहाँ पे देखो दो पार्ट बन गए। अभी आपको कोई दो पार्ट दिख रहे हैं? नहीं, आपको लग रहा है कि साहब एक गोला है ये, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है? दो पार्ट। दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। तो दो पार्ट बन गए, दो आकार बन गए, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। यस और नो? ये दो तरीके का आकार बन गए, एक राइट में बन गया, एक लेफ्ट में बन गया। इसको बोलते हैं टू हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? टू हेमिस्फेयर। तो वन इज द राइट हेमिस्फेयर। ये जो राइट साइड में, इसको क्या बोल दिया हमने? राइट हेमिस्फेयर। क्या बोल दिया? राइट हेमिस्फेयर। राइट हेमिस्फेयर। और ये जो लेफ्ट साइड में, इसको क्या बोल दिया? लेफ्ट हेमी। हेमी मतलब हाफ, स्पेयर मतलब चंद्राकार। तो इसको हम बोल दिया अर्ध चंद्राकार। क्या बोल दिया? अर्ध चंद्राकार। टू हेमिस्फेयर बन गए। एक राइट साइड में ये राइट हेमिस्फेयर बन गया, एक लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट हेमिस्फेयर बन गया। हेमी का मतलब हाफ, हेमी का मतलब हाफ, स्पेयर मतलब चंद्राकार, तो आधा चंद्राकार, दैट इज नॉन अर्ध चंद्राकार। क्या बोल दिया हमने इसको? अर्ध चंद्राकार। और ये जो बीच की स्ट्रक्चर थी वो एज इट इज वैसे ही, इसको हमने क्या नाम दे दिया? फ्लैक्स सेरिब्री। क्या नाम दे दिया हमने बीच की स्ट्रक्चर को? इसको हमने नामकरण कर दिया फ्लैक्स सेरिब्री। तो फ्लैक्स सेरिब्री क्या होगी? फ्लैक्स सेरिब्री डिवाइडिंग स्ट्रक्चर है। इट इज ए डिवाइडिंग स्ट्रक्चर विच डिवाइड स्पेयर शेप सेरिब्रम इनटू टू हेमिस्फेयर, वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट, है ना। तो फ्लैक्स सेरिब्री इज ए डिवाइडिंग स्ट्रक्चर, ए डिवाइडिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम की एक डिवाइडिंग स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रम को दो हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइड करती है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में। तो एक डिवाइडिंग स्ट्रक्चर है फ्लैक्स सेरिब्री। समझ गए बात को? अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जहां पे ये जो फ्लैक्स सेरिब्री जहां खत्म होती है और जहां पे दोनों सेरिब्रम एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, है ना, जहां पे ये खत्म होती है और जहां ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इस जगह को नाम दिया जाता है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम दिया जाता है? कॉर्पस कैलोसम। कई बार पूछा हुआ सवाल है, याद रख लीजिएगा, कॉर्पस कैलोसम। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कॉर्पस कैलोसम क्या होता है। तो कॉर्पस कैलोसम का मतलब होता है ए साइट वेयर बोथ हेमिस्फेयर मीट ईच अदर, है ना। एक तो वो स्ट्रक्चर जो हेमिस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड करती है उसको तो बोल दिया फ्लैक्स सेरिब्री, और कॉर्पस कैलोसम वो जगह है, वो साइट है जहां पे दोनों हेमिस्फेयर वापस दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम इज ए साइट वेयर टू हेमिस्फेयर मीट ईच अदर, है ना। साइट वेयर टू हेमिस्फेयर मीट ईच अदर इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ए साइट वेयर, हम इसको कह सकते हैं ए साइट वेयर, एक जगह है जहां पे ए साइट वेयर टू हेमिस्फेयर
two hemisphere meet each other, दोनों हेमिस्फेयर जिस जगह पे एक दूसरे से वापस मिल जाते हैं, है ना, एक साइड जहां पे दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे से वापस मिल जाते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। दोनों को डिवाइड किसने किया था? फ्लैक्स सेरिब्री ने। दोनों को डिवाइड किसने किया था? फ्लैक्स सेरिब्री ने। और वो जगह जहां पे ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं उसको हमने नाम दे दिया कॉर्पस कैलोसम। नाउ ये जो कॉर्पस कैलोसम बनी जगह है, इस कॉर्पस कैलोसम से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। ये जो कॉर्पस कैलोसम जगह बनी, इस कॉर्पस कैलोसम के जस्ट बिलो टू द कॉर्पस कैलोसम देयर इज अराइजिंग ऑफ ए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज वेंट्रिकल्स। कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे से एक स्ट्रक्चर अराइज होती है और उसको हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल। क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल जो होते हैं ये एक होता है जिसको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल। तो जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम देयर इज अराइजिंग ऑफ ए वेंट्रिकल एंड दिस वेंट्रिकल इज नोन एज लैटरल वेंट्रिकल। इसको क्या नाम दे देंगे? लैटरल वेंट्रिकल। ये कौन सा वेंट्रिकल है? लैटरल वेंट्रिकल। कहां से अराइज होता है? जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम। व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? द साइट वेयर टू हेमिस्फेयर आर मीट ईच अदर, उसको कॉर्पस कैलोसम बोला। और उसके जस्ट नीचे से क्या अराइज हो रहे हैं? वेंट्रिकल। कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे से कौन अराइज हो रहा है? वेंट्रिकल अराइज हो रहे हैं। नाउ ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला, इस वेंट्रिकल जो है, इस वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहेगा और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था सेप्टम ल्यूसिडम। क्या नाम दिया था? इस वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? सेप्टम ल्यूसिडम। क्या नाम दिया था? सेप्टम ल्यूसिडम। सेप्टम ल्यूसिडम। मैंने बताया था सेप्टम मतलब पार्टीशन, और किसके पार्टीशन? दो वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन। कौन से दो वेंट्रिकल? लैटरल वेंट्रिकल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर, नाम दे दिया हमने इसको सेप्टम ल्यूसिडम। और एक वेंट्रिकल यहाँ पे बन गया, इसको हमने नाम दे दिया राइट लैटरल वेंट्रिकल। जो राइट हेमिस्फेयर में वो हो गया राइट लैटरल वेंट्रिकल। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर में उसको हमने नाम दे दिया लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। जो राइट हेमिस्फेयर में वो राइट लैटरल वेंट्रिकल और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर में वो क्या हो गया? लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। क्या हो गया? लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। तो यहां पे हमने क्या बात किया? यहां पे हमने बात किया सेरिब्रम का। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम जो है वो 70% ऑफ टोटल ब्रेन का पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। ये जो सेरिब्रम है वो कैसी स्ट्रक्चर है? स्पेयर शेप की। कैसी स्ट्रक्चर है? ये सेरिब्रम स्पेयर शेप की स्ट्रक्चर थी। एकदम गोला दिख रहा है आपको? एकदम गोले जैसी स्ट्रक्चर थी। लेकिन इस सेरिब्रम को किस में डिवाइड कर दिया? हेमिस्फेयर में। किसने? फ्लैक्स सेरिब्री ने। ये जो फ्लैक्स सेरिब्री स्ट्रक्चर आई, इसने सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये दो बन गए क्या? हेमिस्फेयर। अब हेमी बन गया, पहले क्या था? स्पेयर। अब क्या बन गया? हेमिस्फेयर। और ये जो हेमिस्फेयर बने हैं, एक हेमिस्फेयर राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। जो राइट में है उसको राइट हेमिस्फेयर अर्धचंद्राकार, एक लेफ्ट में बना वो लेफ्ट हेमिस्फेयर। और स्पेयर शेप वाला सेरिब्रम दो हेमिस्फेयर में डिवाइड हो गया और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया फ्लैक्स सेरिब्री। और इसके जस्ट जहां ये वापस आपस में मिलते हैं दोनों हेमिस्फेयर, उसको मैंने नाम दे दिया कॉर्पस कैलोसम। और जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम वहां पे क्या अराइज होते हैं? वेंट्रिकल्स अराइज होते हैं। क्या अराइज होते हैं? वेंट्रिकल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम दो तरीके था, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरी में आता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। और ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन प्रोएंसेफेलोन के दो पार्ट होते हैं, टेलेंसेफेलोन और डाइएंसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन को सेरिब्रम बोलते हैं। डाइएंसेफेलोन के चार पार्ट होते हैं, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। और दूसरा पार्ट जो होता है वो मिड ब्रेन जिसको मेसेंसेफेलोन बोलते हैं, और तीसरा हिंड ब्रेन जिसको रोमेंसेफेलोन बोलते हैं, जिसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, मेटेन और मायनसेफेलोन। और मेटेनसेफेलोन के दो पार्ट होते हैं, पोन्स और सेरिबेलम। और मायनसेफेलोन को मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। और दूसरा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड है, जिसका कोई डिवीजन नहीं होता है। और दूसरा नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आती है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो सेरिब्रम में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, सेरिब्रम जो है उसके फंक्शन क्या रहते हैं, ये डिटेल के साथ में हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे का वीडियो जो कंटिन्यू रहेगा और सेरिब्रम को कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे, इसके फंक्शन को पढ़ेंगे और भी प्रोएंसेफेलोन के बाकी पार्ट, मेसेंसेफेलोन, रोमेंसेफेलोन, स्पाइनल कॉर्ड और मैनी मोर, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही जुड़े हुए रहिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आपको प्रोवाइड की जा रही है क्वालिटी स्टडी, जिसको काम में लेके आप अपने टारगेट को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। और ध्येय एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।